यस दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी का मिशन है। हम इस मिशन के साथ चल रहे हैं कि यस, हम हर एक के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है अगर पूछा जाए तो बहुत सिंपल शब्द में अगर कहा जाए, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे कि मुझे लगता है यहाँ पे हर एक बंदा मनी मास्टरी सभी ने सुना है। मनी मास्टरी में सब लोग थे। इसमें से कौन ऐसा है कि जो मनी मास्टरी में नहीं थे? ऐसे कौन लोग हैं? मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं रहेगा। मनी मास्टरी से ही आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो हर एक बंदा यहाँ पे मनी मास्टरी में होगा। विजेंद्र जी नहीं है बोल रहे हैं, अपने मनी मास्टरी में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू ले लूंगा। सब लोग मनी मास्टरी को सुना है, मनी मास्टरी सेशन जो है आपने अटेंड किया है। चैट में आप चैट कर सकते हैं, फटाफट चैट कर सकते हैं ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए। पिछला बैकअप जो है मैं किस तरह से, संदीप जी वेरी गुड, संदीप जी वेरी गुड। राजेश जी ने शायद मनी मास्टरी पूरी तरह से नहीं किया है, तो मैं आपके साथ कुछ यस उसका जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे और फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। कृष्णा जी ने ऑलरेडी सुना है, डॉक्टर राजगिरी जी ने ऑलरेडी सुना है, कृष्णा परब जी ने सुना है। फंटास्टिक फंटास्टिक, कोई बात नहीं, सम्मिश्र है। बहुत कुछ लोगों ने नहीं सुना है, बहुत ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी मनी मास्टरी को अटेंड करने के बाद ही एडमिशन लिया है। तो दोस्तों, छोटा सा वो रिव्यू हम देखेंगे मनी मास्टरी में हमने क्या देखा। मनी मास्टरी में हमने बहुत ध्यानपूर्वक देखा कि पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पैसे का प्लानिंग करना, पैसे का मैनेजमेंट करना। और अर्थ और वित्तीय शिक्षा जो है स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं दी जाती है, जो दुनिया का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। आर्थिक फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसे के बारे में नॉलेज दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर तरीके से अगर हम प्लान करते हैं तो हम सुख, समृद्धि और आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। यस, तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जैसे मैंने बताया कि व्हेन यू नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट योर मनी, पैसे के बारे में आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी अवस्था को हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था। रोज की मर्रा लाइफ के लिए जो हमें पैसा कमाना पड़ता है, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उस सिचुएशन से हम बाहर आए, उसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था कह सकते हैं। यस, उसको देखते हुए हमारा लाइफ में किस तरह से लाइफ चलता है, या हमारे समाज में अगर देखते हैं तो किस तरह से नॉर्मली लाइफ बीतता है। गरीब लोगों के लाइफ में अगर देखा जाए तो उनका जो पैसे के लेके फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है। इनकम के माध्यम से पैसा आता है, खर्चे के माध्यम से उनसे पैसा चला जाता है। बहुत सिंपल लाइफ होता है। गरीब होने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पैसा आया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करो, दिन भर काम करना है, रात को जो आएगा उससे खाना है, कल के दिन की चिंता कल करेंगे, कल काम करेंगे और फिर आगे चल के आगे बढ़ेंगे। इस तरह से गरीब लोगों का लाइफ होता है। सेकंड होता है मिडिल क्लास लोगों का लाइफ। मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में दोस्तों मनी मास्टरी में हमने बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझा होगा। इनकम के माध्यम से पैसा आता है, खर्चे के माध्यम से पैसा चला जाता है। बहुत सारे लोग पैसे को बचाने की भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग जो है पैसे को बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बचा हुए पैसे से हम लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। लायबिलिटी और गार्बेज हम खरीदते हैं। यस, और इसके लिए क्या होता है, मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में वो दिखते अमीर है, वो दिखते अमीर है, लेकिन उनके जैसे त्रस्त कोई नहीं होता है। जिससे गरीब लोगों को उसका कोई चिंता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट ही बना लिया है कि डेली काम करने का है, डेली खाने का है। फिर भी आप देख रहे हैं कि गरीब लोग जो दिन ब दिन और ज्यादा गरीब होते जा रहा है, और अमीर लोगों का भी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अमीर लोग जो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज में अगर देखा जाए तो ये मिडिल क्लास लोग हैं, कि जो लोग दिखते तो अमीर जैसे है, लेकिन दोस्तों उनके जैसे त्रस्त आत्मा कोई नहीं होता है। खुद के लिए बहुत बार वो गार्बेज और जेल खरीद के रखते हैं। मैं हर बार कहता हूं, मिडिल क्लास लोग जो है पैसा कमाते हैं, पैसे को खर्चा भी करते हैं, कमाए हुए पैसे से लायबिलिटी खरीदते हैं और गार्बेज खरीदते हैं, और जिंदगी भर वो गरीब ही रहते हैं, मिडिल क्लास ही रहते हैं। यस, कितने लोग एग्री करते हैं इस फॉर्मूले को? यस, और उसी का परिपाक दोस्तों देखने को मिलता है। उसी का परिपाक हमें देखने को मिलता है कि यस, जिंदगी भर एक रेट रेस में वो फंसे रहते हैं, जिंदगी भर वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं पे नहीं है। यस, तो ये इसका उनका इस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है। अमीर लोगों का अगर बात किया जाए तो जैसे हमने देखा, इनकम के माध्यम से पैसा उनके पास आता है, आया हुआ पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वो लगाते हैं। ऐसे कुछ असेट्स क्रिएट करते हैं जहां से उनका पैसिव इनकम सोर्स बढ़ना चालू हो जाता है, और उस पैसिव इनकम सोर्सेज से वो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस खरीदते हैं। और हमने ध्यानपूर्वक देखा होगा कि उनके पास मल्टीपल गाड़ियां होती है, बड़े बड़े घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, विलाज होते हैं।
और हमें कभी कभी चिंता आती है कि यार ये बंदा दिन भर घूमते रहता है, कुछ करता तो नहीं है, फिर इसका घर कैसे चलता है और इतने बड़े बड़े शौक किस तरह से वो पाल सकता है। तो दोस्तों उन्होंने ऐसे पेड़ लगा के रखे हैं कि जिसकी फ्रूट्स जो है उनको पैसिव सोर्सेस से उनको मिल रहा है। तो ये अमीर लोगों का लाइफस्टाइल होता है। अगर इसका क्रंच अगर देखा जाए तो एक ही है कि आपको अगर अमीर बनना है, आपको अगर फाइनेंशियली फ्री अगर बनना है, तो आपको मनी एप्रिसिएटिंग और इनकम जनरेटिंग चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मनी डेप्रिसिएटिंग और एक्सपेंस जनरेटिंग चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? यस, यही हमने ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम में मनी मास्टरी में दिया दिखा है। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मैसेज में हमारे चैट में डाल सकते हैं, हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं, तो इसका आपको रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप मनी मास्टरी को बहुत डीप तरीके से समझे। ये सारा चीज मैंने जो बताया हम 2 घंटा, लगभग 1.5 घंटा हम बात कर रहे थे और 1.5 घंटे से हर चीज एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था। दोस्तों शॉर्ट में अगर देखा जाए तो मेहनत के पैसों से अगर आप छोटी छोटी चीजें अगर खरीदते हैं, लाइबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं, कचरा अगर खरीदते हैं, तो दोस्तों आपके पास बड़ी चीजों के लिए आपके जीवन में कभी जगह ही नहीं रहेगा। कि हर बार एक एक्सरसाइज किया जाता है। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, संदीप माहेश्वरी जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने एक एक्सरसाइज हमसे करवा के लिया था कि 2 डिब्बे लिए, 2 जार लिए और उसमें ये सारा चीज मटेरियल उन्होंने दिया और उसमें डालने को बताया हमें। यस, उसमें वो सारा डालने को बोला। पहले उन्होंने क्या किया, शुरुआत में उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर डाले, बड़े बड़े पत्थर डाले। पहले पे तो उन्होंने छोटी मिट्टी डाली, उससे छोटी मिट्टी और पत्थर डाले। बड़े बड़े पत्थर डालने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची। और उन्होंने पूछा कि इसका तरीका क्या है कि ये सारा चीज उसमें चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो बड़े चीज, उसके मतलब बड़े पत्थर डाले, उसके बाद में उससे छोटे पत्थर डाले। जगह मिलने के बाद उसमें रेत डाली, ताकि जहां पे जगह था वहां पे जगह का एडजस्ट करके रेत वहां पे चली गई। और ये सारा चीज एक बोतल में उनका ढंग से बैठ गया। तो इससे समझ में आता है कि हमारे भी लाइफ में दोस्तों अगर हम छोटी छोटी चीजों के पीछे अगर भागते रहेंगे, मेहनत के पैसों से अगर हमने लाइबिलिटी और गार्बेज अगर लिया, तो बड़ी बड़ी चीजें हमारे लाइफ में कभी नहीं आएगी। बड़ा घर मुझे चाहिए, बड़ा गाड़ी मुझे चाहिए, वो शायद मुझे कभी नहीं आएगा। ये प्रोग्राम का अगर क्रंच कहा जाए, सारांश अगर कहा जाए तो कुछ ये था। यस, और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें पाना है तो किस तरह से पा सकते हैं, उसके 3 स्टेजेस बताए जाते हैं जो हमने उसमें देखा। कि मैन एट वर्क, पहले इंसान पैसे के लिए काम करता है, पैसा कमाता है, खर्चा करता है। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है मैन एंड मनी एट वर्क, जहां पे इंसान भी काम करता है, आदमी भी काम करता है और अभी तक जो पैसा कमाया उसको भी हम काम पे लगाते हैं। और जब अगर हमारी लाइफ में सेकंड स्टेज आती है तो बहुत ही जल्द हमारी लाइफ में थर्ड स्टेज भी आती है कि आपने जो पैसे को काम पे लगाया है, वो पैसा आपके लाइफ में इतने जबरदस्त तरीके से काम करना चालू करता है कि आपको काम करने की कुछ टाइम के बाद जरूरत नहीं रहती है। पैसा आपके लिए इतना काम करता है कि आपका लाइफ, आप फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, पैशनेट लाइफ आप जी सकते हैं और पैसा आपके लिए इतने जबरदस्त तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। यस, ये सारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको वहां पे दिया था। इसको हम बहुत डीपली अभी देने वाले, दो दिन में देखने वाले हैं। आपने अगर मनी अप्रिसिएटिंग और इनकम जनरेटिंग चीजें में 20 to 30% अगर इन्वेस्ट करना चालू किया, कैसा करना है यही हम 2 दिन में देखने वाले हैं। तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, अगर आप आज बहुत ही क्लीन है, कुछ ज्यादा डेप्थ हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा लायबिलिटी और गार्बेज हमने लेके नहीं रखा है, तो आपके लाइफ में आने वाले 5 से 7 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। बहुत ज्यादा चैलेंज में है, बहुत ज्यादा डेप्ट ऑलरेडी लेके रखा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बहुत सारे गलत कैलकुलेशन हो चुके हैं। ऐसी अगर सिचुएशन है तो हो सकता है कि उसको 7 से लेके 10 साल लग सकते हैं, 12 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक अगर 20 to 30% जो भी आप कमाते हैं उसका 20 to 30% अगर आप ऐसी असेट क्लास में अगर पैसा लगाना चालू किया, इन्वेस्ट करना चालू किया, ऐसे पैसिव इनकम सोर्स अगर आपने बनाया, तो आने वाले 5 से 7 सालों में आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यस, कितने लोग एक्साइटेड है फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी पे चलने के लिए? यस, सभी को चैट करना है, कितने लोग सचमुच में एक्साइटेड है? यस, एक्साइटेड लोग कितने हैं? फंटास्टिक, फंटास्टिक डॉक्टर, फंटास्टिक राजेंद्र जी, फंटास्टिक सतीश जी, फंटास्टिक जगनेश जी, फंटास्टिक कृष्णा जी, फंटास्टिक फंटास्टिक राजेश सिंह जी, फंटास्टिक कृष्णा जी, संदीप जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग रेडी है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को मिलने के लिए, जर्नी को अचीव करने के लिए। फंटास्टिक। सुनीता जी अभी, सुनील जी अभी ज्वाइन किए हैं। ओके ओके ओके
ओके, सो फंटास्टिक दोस्तों, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये चीज आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी, ताकि आप उसको चेक कर सकते हैं, फिर एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है और 2 दिन में भी शायद कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन हो सके उतने ज्यादा चीजों की हम रोशनी डालने का कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचेंगे और आपका जब तक हमारे साथ सहयोग है, हम आपको वहां तक पहुंचे बगैर रहेंगे नहीं। फंटास्टिक। या दोस्तों, आज के प्रोग्राम का कुछ एजेंडा कुछ इस तरह से होगा। अभी तक हमने ओवरव्यू लिया, मनी मास्टरी में हमने क्या देखा। आज के प्रोग्राम का एजेंडा कुछ इस तरह से होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 1 में आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, पार्ट 1 में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमारे लाइफ में अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें कंपाउंडिंग क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, और किसके माध्यम से बड़े बड़े जो लोग आज बहुत बड़े बने हैं उनके लाइफ में वो कंपाउंडिंग किस तरह से काम किया है, तो ये हम समझने का कोशिश करेंगे। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में जो इन्फ्लेशन है वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है, किस वजह से दोस्तों हम वहां तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो है उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते क्योंकि वो बहुत डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये डेब्ट ट्रैप कैसा होता है, इसमें से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से लोग फंसते हैं, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का मुझे जवाब आ रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, रेंटिंग और बाइंग द प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी रेंट से ले सकते हैं या घर रहने के लिए, घर इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेना अच्छा रहेगा, या क्या किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पर्सनल टैक्स प्लानिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मौका मिलेगा तो मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला, यस, ये सारे चीजों के ऊपर ओवरव्यू करेंगे। यस, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ हर एक पार्ट को हम आने वाले दिनों में बहुत डिटेल में विस्तृत स्वरूप में देखने वाले हैं। हर एक चीज के ऊपर हम 2-2 घंटा बात करेंगे, लगभग 1.5 घंटा बात करेंगे, और इसके ऊपर और ज्यादा डीपली हम समझने का कोशिश करेंगे। ये सारे चीजों को हम 1 बाय 1 देखने का प्रयास करेंगे। यस, तो दोस्तों कितने लोग एक्साइटेड है ये सारा चीज देखने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कितने लोग समझना एक्साइटेड है। फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक, इरफान जी फंटास्टिक, डॉक्टर डॉक्टर फंटास्टिक, राजेश जी वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, प्रीति जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फंटास्टिक। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के लिए रेडी हो जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। पहली बात तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, जैसे हमने देखा कि रोज की मर्रा लाइफ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग इनफ रेसिडुअल इनकम टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस विद अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। यस, और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अगर उसका टेक्निकल भाषा में अगर कहा जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ऑर्गेनाइज द मनी रिक्वायर्ड टू मीट योर लाइफ गोल। आपके लाइफ के गोल मीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन हम क्या लेते हैं, किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कह सकते हैं। यस दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में, ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। यस, मेरे टीम में मुझे प्रेजेंटेशन बना के दिया, लेकिन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने अगर रखना चाहूँ, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में, मेरी भाषा में अगर कहा जाए, दोस्तों अगर आपका पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। आपने अगर पैसे को कंट्रोल किया है, दैट इज कॉल्ड आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया है। यस, अगर आपको पैसा कंट्रोल कर रहा है, मतलब अभी भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, और आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, पैसे को आप कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो दोस्तों आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम है। इतने सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये जो आपका स्क्रिप्ट दिख रहा है, बहुत कुछ चीजें आपको बता के जा रहा है। सक्सेस के लिए दोस्तों 3 चीजें सिर्फ जरूरी है। यस, बहुत सारी चीजें तो हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं, लेकिन 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इंप्लीमेंटेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें पाना है तो 3 चीजों आपको नोट डाउन करना है, बुक और पेन लेके लिया है तो। इंप्लीमेंटेशन, जो भी चीजें हम देख के जाएंगे उसको इंप्लीमेंट करना है। ध्यान रखना है, जो हमें मनी मास्टरी में देखा, आपको गार्बेज और लाइबिलिटी से दूर रहना है। कम 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 से कम चीजें गार्बेज और लाइबिलिटी हमें लेनी है, और मनी मैनेजमेंट ढंग से आपको करना है। ये सारा चीज हम इसको 1 बाय 1 आज के देखने वाले हैं। या दोस्तों, बात पहली आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो पाना है, लेकिन किसी भी चीज का कहा जाता है, अगर आपका वाई क्लियर होगा, वाई क्लियर अगर होगा, तो हॉट और हाउ, बाकी सारे डब्ल्यू जो है उसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का वाई क्या है। वाई आई नीड टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव क्यों करना चाहते हैं, ये आपको
चैट में भी डाल सकते हैं। तुरंत अगर दिमाग माइंड में अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो आपको इसको लिखना है कि मेरा वाई क्या है, क्यों मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं। इसको आपकी भाषा में आपने ग्रुप में डालना है। जो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा एक कम्युनिटी का एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आपको हर एक को एक्सरसाइज है ये, अभी आप चार्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली आप बता सकते हैं तो, अगर नहीं बता सकते तो आपको हर एक को सोच समझ के वाई आई नीड टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे क्यों पाना है, ये आपको लिखना है। हर एक को लिखना है। अगर अभी डाल सकते हैं तो चार्ट में डाल सकते हैं क्यों आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। जब भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तो बहुत सारे लोगों के जवाब कुछ इस तरह से आते हैं। आपको एक थोड़ा सा हेल्पफुल बनेगा। फंटास्टिक सलीम जी, टू लिव द रिस्पेक्टेबल लाइफ इन फ्यूचर। फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। और अगर कोई सोच सकता है तो डाल सकते हैं, और जो नहीं सोच पा रहा है उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। बहुत सारे जैसे आपने डाला, सलीम जी ने डाला, ऐसे जब भी मैं मेरे कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछता हूं तो उनके कुछ फीडबैक्स कुछ मुझे इस तरह से आते हैं। इसको आप पढ़ के आप भी खुद का वाई क्लियर कर सकते हैं टू एंजॉय द रिलैक्स एंड टेंशन फ्री लाइफ। फंटास्टिक परमार जी, फंटास्टिक। कृष्णा जी बोल रहे हैं फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं कुछ रख के जाना चाहता हूं, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए। कृष्णा जी बोल रहे हैं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहना है। आपको इसी वर्डिंग में लिखना है। फॉर वैल्यूएबल लाइफ के लिए हमें लेना है टेंशन फ्री लाइफ में जीना चाहता हूँ। टू बी स्ट्रेस फ्री क्लियर एंड क्लियर द डेप्थ मुझे क्लियर करने हैं। और यस, टू लिव लाइफ और एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट वेल फॉर द फैमिली एंड द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यस, आपको इस अंदाज में लिखना है। आई नीड टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटायर अर्ली एज वेल एज एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। ये एक तरीका बताया जो लोग लिखते हैं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पीछे का जो वाई है उसको आपको लिखना है। दोस्तों, जब तक आपके पास वाई क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखिए, जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक उसके जवाब मिलना भी मुश्किल होगा, और तब तक वो डेडिकेशन भी क्लियर नहीं होगा। एंजॉय लाइफ टाइम के लिए हम एंजॉय करना चाहते हैं, टेंशन फ्री हम रहना चाहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जो है बहुत सारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं ग्रुप के साथ भी ये चीजें शेयर करूंगा ताकि आपको इसका हेल्प लेके आप खुद का आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी, स्पेशली चिल्ड्रन। यस, बच्चों, जिंदगी भर हमने ऐसा दिया है, बच्चों को ऐसा दिया है, और अभी अगर ऐसी बात अगर आ जाए तो आप सोचिए कहाँ पे बीतेगा, कैसा बीतेगा हमारे दिल के ऊपर। कोई नहीं चाहेगा। फंटास्टिक सलीम जी। तो आपको ये सारी चीजों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा। आपको आपका वाई क्लियर करना है। राजगिरी जी, सलीम जी, राजेश सिंह जी, सुख एवं समृद्ध लाइफ हमें जीना है। फंटास्टिक फंटास्टिक। आपको आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, इसको आपको नोट डाउन करना है। आज का ये होमवर्क होगा। थोड़ा सा सोच समझ के, बहुत सारी क्लैरिटी अब वो आने वाले टाइम में आएगी। थोड़ा सा सोच समझ के आपको प्रोग्राम एंड होने के बाद रात को आप फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। हो सके तो अभी भी फैमिली को आप साथ में बिठा सकते हैं। उनके साथ डिस्कस करके आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्पेंड द मनी पीसफुली। यस, फंटास्टिक। हर एक का वाई अलग अलग हो सकता है। हर एक का वाई वाई अलग अलग हो सकता है। किसी को लगता है कि मुझे एकदम पीसफुल लाइफ जीना है। किसी को लगता है कि जो लोन है उससे मुझे बाहर आना है। कुछ सपने हैं, उस सपने को कंप्लीट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो हर एक का वाई जो है वो अलग अलग हो सकता है। आपको आपका वाई लिखना है। वाई आई वांट टू बी फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता क्यों हूं, क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं। यस, सब लोग होमवर्क करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑलरेडी चार्ट में डाला है, लेकिन बहुत सोच समझ के और भी आपको हमारे ग्रुप में डालना है। यस, और ये ग्रुप में इसलिए डालना होता है कि हम किसी के लिए अकाउंटेबल रहे, तो सभी को ये डालना है। दोस्तों, कहा जाता है, मैं हर बार कहता हूं कि मेरे सक्सेस के दो सीक्रेट है। एक है पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल एक्सपर्टी। और कहा जाता है दोस्तों, किसी भी टेक्निक, किसी भी युद्ध जो है जो जीता जाता है सिर्फ टेक्निक से जीता नहीं जाता है। तो इसमें माइंडसेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये वाई से ना आपका माइंडसेट जो है वो बनेगा कि क्यों ये सारा चीज करना है। अगर आपका वाई क्लियर होता है, धंधा अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो अगर आपका वाई क्लियर है तो बहुत सारी क्लियरिटी उसको में आ जाती है। तो दोस्तों, आपको वाई क्लियर करना है। और उसको अपने माइंडसेट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको कुछ अफर्मेशन दे रहा हूं जिसको आपको बार बार दोहराना है, जिससे आपको
बार बार इसको लिखना है, दिन में मिनिमम 3 बार लिखना है। दोस्तों देखिए, शब्दों का महत्व बहुत बड़ा होता है हमारे लाइफ में। कहा जाता है आप अपने शब्दों से जितना बुरी तरह से काट सकते हैं, आप अपने शब्दों से जितनी बुरी तरह से काट सकते हैं, उतनी तलवार से भी काटना शायद मुश्किल होता है। और आप अपने शब्दों से जितने ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उतना शायद दोस्तों लोगों को मर्सिडीज बेंज देके भी मोटिवेट किया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों अपने शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं कुछ आपको अफर्मेशंस देने वाला हूं, उसको आपको दोहराना है, जब भी मौका मिलेगा इसको पढ़ना है। दिन में कम से कम 3 बार इसको आपको लिखना है। और 2 दिन हम एक साथ रहने वाले हैं, आने वाले 1 महीने तक हम एक साथ में रहने वाले हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको इसको पढ़ना है और चार्ट में डालना है, हमारे ग्रुप में डालना है। ये अफर्मेशंस क्या होंगे? ये अफर्मेशंस क्या होंगे? यस, ये अफर्मेशंस होंगे। इसी वर्डिंग में आपको लिखना है, आई विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई इन्वेस्ट एंड एग्जीक्यूट द राइट माइंडसेट फॉर द सेम ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2025। मैं 15 दिसंबर 2025 के पहले आरोग्य, धन और संपन्नता भरा फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी रहा हूं, और उसके लिए मैं सही मानसिकता, तरीके और समर्पण करने के लिए तैयार हूं। डेट जो है वो आपके सहूलियत के हिसाब से डालिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से डालिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कब पाना चाहते हैं। आप जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम कब पाना चाहते हैं? आने वाले 5 साल में पाना चाहते हैं, 10 साल में जाना चाहते हैं, 15 साल में जाना चाहते हैं? आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी होगा, उसमें और आपको क्लैरिटी आएगी कि आप आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कितने दिन तक पा सकते हैं। और उस हिसाब से आपको आपके अफर्मेशंस बनाने हैं, आपको आपके अफर्मेशंस बनाने हैं। दोस्तों शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। कितने लोगों ने दोस्तों कभी अफर्मेशंस का, फंटास्टिक राजगिरी जी 2025 से पहले आप पाना चाहते हैं? मैंने एक एग्जांपल के लिए डाला है 15 दिसंबर 2025, क्योंकि मेरा जो अफर्मेशन है हर बार मेरे साथ में रहता है। जैसे मैं हर बार बताता हूं, ये मेरा विजन कार्ड है और हर बार मेरे साथ में रहता है। 2025 के पहले मैं मेरा जो गोल है वो अचीव करना चाहता हूं। यस, ये सारी चीजें आपको अपने ग्रुप में आने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों कहा जाता है शब्दों में आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जिन्होंने तारे जमी पे, कितने लोगों ने तारे जमी पे मूवी देखा है? वहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। सोलोमन आइलैंड, एक आदिवासी लोग वहां पे रहते हैं। वहां पे अगर उनको पेड़ काटना होता है, पेड़ को अगर गिराना होता है, तो एक सिंपल तरीका वो यूज करते हैं। वहां पे उस पेड़ के आजू बाजू में खड़े होके, उसके इर्द गिर्द खड़े होके बुरे शब्द का वहां पे प्रयोग करते हैं। और देखा गया है, यस, देखा गया है कि बुरे वर्ड से उनका जो पेड़ है वो कट जाते हैं। फंटास्टिक डॉक्टर Sonal ji, Bible says words are power, sort, yes, subconscious mind and the make health normal and all is well. Fantastic, yes. हर ग्रंथ में, हर धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों आपको इस अफर्मेशंस को दोहराना है। रात को सोने से पहले इसको आपको सुनना है, सोने से पहले इसको आपको लिखना है। बहुत बार लिखेंगे तो और उसका इंपैक्ट आएगा। एक बुक आपको बनाना है। पहली बात तो फाइनेंशियल फ्रीडम का आपको एक बुक बनाना है, क्योंकि आने वाले 1 महीने तक हम साथ में रहने वाले हैं। उसमें ये डेली अफर्मेशन इसको मिनिमम 3 बार लिखना है। डेली इसको, जिस तरह से मैंने विजन कार्ड बनाया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आपको पढ़ना है और दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त इंपैक्ट उसका आपको आने वाले 1 महीने में आपको दिखने के मिलने वाला है। यस, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कितने लोग एक्टिविटी करेंगे? 3 बार इस तरह से आपको अफर्मेशंस पेपर पे लिखना है, डायरी में लिखना है, बुक में आपको लिखना है। पहले तो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का बुक बनाना है, क्योंकि हम आने वाले 1 महीने तक साथ में रहने वाले हैं, मिनिमम 1 महीने तक। आप नहीं चाहेंगे तो भी हम आपको 1 महीने तक तंग करेंगे। अगर 1 महीने तक आपने तंग हो गए ज्यादा, तो शायद हम छोड़ देंगे। हम छोड़ नहीं देंगे, लेकिन शायद आप छोड़ देंगे। लेकिन ये 1 महीने तक आपको इसको आपको कंटिन्यू करना है। फंटास्टिक इंद्रजीत जी, फंटास्टिक। किसी ने नंबर नहीं डाला है। संदीप जी वेरी गुड, सतीश जी वेरी गुड। आपको अफर्मेशन को लिखना है। और लास्ट एक टास्क जो आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, कितने लोगों ने स्ट्रेंजर सीक्रेट को सुना है? कितने लोगों ने स्ट्रेंजर सीक्रेट सुना है? फंटास्टिक कृष्णा जी, फंटास्टिक संजय जी। कितने लोगों ने स्ट्रेंजर सीक्रेट सुना है? इसका भी लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा। यस, इसको आपको सुनना है।
एक्चुअली नॉर्मली मैं मेरे स्टाफ को, मेरे कस्टमर्स को बहुत बार हम ऑनलाइन ही इनको सुनाते हैं, लेकिन इतना टाइम आज हमें अलाउ नहीं करेगा। लगभग 40 मिनट्स का स्क्रिप्ट है, 40 मिनट्स का एक ऑडियो क्लिप है जो आपको सुनना है, और आज इसको सुन के कल इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या समझ में आया। यस दोस्तों, आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल मुझे इस स्क्रिप्ट का है, इस ऑडियो ट्रैक का है। मेरा लाइफ को बदलाव में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों आज इसको आपको सुनना है रात को सोने से पहले, रात को सोते सोते अगर उसको सुनेंगे तो भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और कल इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो कितने लोग रेडी है? पहली बात तो क्या क्या मैंने आपको बताया है, एक आपका वाई लिखना है, जरा नोट कीजिए, चार्ट में डालिए क्या क्या होमवर्क करना है। पहले तो आपका वाई लिखना है। सेकंड थिंग, आपके अफर्मेशंस आपको लिखने हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा दिल के करीब है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। वो चीज आपके लिए है, मुझे समझने के लिए नहीं है और किसी को समझने के लिए नहीं है, आपके लिए है। जो भी चीज आपको बहुत दिल से आपको लगता है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। यस, वाई क्लियर आपको लिखना है, वाई आई वॉन्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, क्यों मैं पाना चाहता हूं। यस, अफर्मेशन जो आपको बताया फिर एक बार मैं आपके साथ दोहराना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, आप इसको नोट करके लीजिए। वाई पहले आपको लिखना है, बिकॉज आई नीड टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं, क्योंकि जो भी आपका उसका वाई है। उसके बाद में आपको अफर्मेशंस लिखने हैं। अफर्मेशंस लिखने हैं, आई विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई इन्वेस्ट एंड एग्जीक्यूट द राइट माइंडसेट फॉर द सेम ऑन और बिफोर, कौन से डेट तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं। हर एक का डेट अलग हो सकता है। हिंदी में बोला जाए, मैं 2015 दिसंबर 2025 के पहले आरोग्य, धन और संपन्नता भरा फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी रहा हूं। उसके लिए मैं सही मानसिकता, तरीके और समर्पण के लिए तैयार हूं। फंटास्टिक फंटास्टिक, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। और लास्ट में, वाई अफर्मेशन एंड हेल्थ फाइन टेंशन फ्री डेप माइंडसेट। फंटास्टिक फंटास्टिक। या आप अगर अफर्मेशन आपके और चीजों के लिए, मतलब वेलनेस के लिए बोलना चाहते हैं, हेल्थ के लिए बोलना चाहते हैं, तो वो तो करना ही है, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल अफर्मेशन जो है उसको आपको दोहराना है। और स्ट्रेंजर सीक्रेट जो है मैं आपके साथ आज ग्रुप के साथ आ जाएगा, उसको आपको सुनते आपको सुना है। यस, इसके ऊपर हम कल और डिटेल में बात करेंगे। या तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी, माइंडसेट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। 80% माइंडसेट का रोल होता है आपके सक्सेस में, और 20% सिर्फ आपके टेक्निक का रोल को होता है। तो इसको हम बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। यस, बात आती है वाई फाइनेंशियल फ्रीडम। यू आर फाइनेंशियल फ्रीडम है या नहीं है, हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे हम समझ सकते हैं यू आर फाइनेंशियली फ्री और व्हेन टू फ्री? जब आपको पैसे के लिए काम करने की नौबत नहीं आ रही है, इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपने करंट लायबिलिटी और फाइनेंशियल फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए अगर प्लानिंग किया है, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी हो चुका है। फाइनेंशियल फ्रीडम का जरूरत क्यों है? वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी? आज के जमाने में क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग नेसेसरी है? तो आपने देखा होगा कि दोस्तों अभी फैमिली का जो है कंपोजिशन जो चेंज हो चुका है। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत सारे लोग काम करते थे, घर के हर एक इंसान काम करता था, एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। अभी हम जॉइंट से हम न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो चुके हैं। मियाँ बीबी और मेरे बच्चे, हस्बैंड अगर बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, घर का पूरा फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों यस, इस सिचुएशन में फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका गोल का प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। महंगाई जो है आपका परचेसिंग पावर ईट कर रही है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और लग्जरियस लाइफस्टाइल कहा जाता है जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपका लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, जैसे मैं बताता हूं। माइंडसेट तो ऑलरेडी हमने बना लिया है, एजुकेशन हम ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज अ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम समझने का कोशिश करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर सिंपल लैंग्वेज में और उसका डेफिनेशन अगर देखा जाए, तो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स बाय ग्रोइंग योर वेल्थ एक्सपोनेंशियली। इट्स एड द प्रॉफिट अर्न बैक टू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड देन रीइन्वेस्ट द इंटायर सम टू एक्सेलरेट द प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। इसका डेफिनेशन है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का 8वां अजूबा उसको कहा जाता है।
7 अजूबे आपको मालूम होंगे, लेकिन 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट, जो इसको जानता है उसके लिए वो 8 वंडर है, और जो नहीं जानता है उसको पे करना पड़ता है, और जो इसको समझ पाता है उससे बहुत कुछ कमा लेता है। चलो, ये डेफिनेशन को हम बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं, एक एक्सरसाइज के साथ समझते हैं। क्या सब लोग रेडी है एक्सरसाइज के लिए? यस। हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको जो दिख रहा है एक मंथ दिख रहा है, 30 दिन आपको सामने दिख रहे हैं। आपको मुझे बताना है, एक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। सब लोग रेडी हो जाइए। सब लोग पहली बात तो वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। क्या सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात हम समझने वाले हैं। यस, यहाँ पे 8999B4001 कोई है तो आप अगर नाम डालेंगे तो मुझे और आपके साथ कनेक्ट करने के लिए मजा आएगा। प्रीति जी वेरी गुड। डॉक्टर जी को मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ उनको देख के, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से उनका वीडियो चल रहा है। फंटास्टिक। कुसुम जी वेरी गुड। संदीप जी वेरी गुड। ऑलवेज इनका वीडियो चालू रहता है। और कहा जाता है दोस्तों, नजर के सामने जिगर के पास। जो लोग नजर के सामने रहते हैं वो जिगर के पास होते हैं। तो यस, अगर वीडियो के साथ अगर रहेंगे तो और मजा आएगा। संदीप जी मैं देख रहा हूँ, बाला साहब जी देख रहा हूँ, सुनील जी को मैं देख रहा हूँ, दीपक जी को मैं देख रहा हूँ, फंटास्टिक। सलीम जी को मैं देख रहा हूँ, सलीम जी भी ऑलवेज वीडियो के साथ रहते हैं। प्रीति जी को मैं देख रहा हूँ, कृष्णा जी को मैं देख रहा हूँ, फंटास्टिक फंटास्टिक। सुनील जी को मैं देख रहा हूँ, सोनल, डॉक्टर सोनल जी को मैं देख रहा हूँ, सतीश जी को मैं देख रहा हूँ, फंटास्टिक फंटास्टिक। अभी भी जो भी बाकी लोग हैं वो भी वीडियो ऑन कीजिए, ताकि थोड़ा सा नजर के सामने जिगर के पास आ जाए, जिगर में उतर जाए। तो यस, वीडियो के साथ सभी को कनेक्ट होना है। फंटास्टिक। ओके, तो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज क्या है आपको देखना है। फिर एक बार मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। आपको क्या करना है, आपके सामने कैलेंडर दिख रहा है, 30 दिन दिख रहा है। आपको क्या करना है, 1 तारीख को हम 1 पैसे से एक एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक पैसे से एक्सरसाइज चालू करेंगे। आज आपको 1 पैसा दिया जाएगा, उसको 30 दिन तक इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। आज आपको 1 पैसा दिया, उसमें आपको कल 2 पैसा करना है। तीसरे दिन उस 2 पैसे को 4 पैसा करना है। चौथे दिन आपके उस 4 पैसे को 8 पैसा करना है। कोई बता पाएगा? पांचवें दिन उस पैसे को आपको 8 पैसे को 16 पैसा करना है। छठवें दिन आपको 16 पैसे को 32 पैसा करना है। पैसे में काम कर रहे हैं हम, 1 पैसे से शुरुआत कर रहे हैं। कोई बता पाएगा कि 30वें दिन में हमारे पास कितना कॉर्पस बन सकता है? हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने का कोशिश कर रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवाढ़ ब्याज क्या होता है, इसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। कोई बता पाएगा कि 1 पैसे से अगर मैं शुरू करता हूं, 30 दिन तक मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज करता हूं। आज 1 है, 1 को 2 करूंगा, 2 पैसा करूंगा, 2 पैसे को 4 पैसा करूंगा। रुपए का भी बात नहीं कर रहा हूं, रुपए का बात नहीं कर रहा हूं, पैसे से हम चालू करेंगे। तो भी आने वाले 30 दिन में ये फिगर कितना बन सकता है? कोई बता पाएगा? कोई बात नहीं। हरिप्रसाद जी ट्रैवल कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप फ्री हो जाएंगे। दिलीप कुमार जी बोल रहे करोड़ में जा सकता है। यस, एग्जैक्ट फिगर मैं चाहता हूं, एग्जैक्ट फिगर मैं चाहता हूं। कितने लोग बता पाएंगे? डोंट वरी, मैं भी शेयर करने वाला हूं। लेकिन कितने लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिन का मैं बात कर रहा हूं, आज सिर्फ 1 पैसे से स्टार्ट करने वाला हूं। आज 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, 16 पैसा, 32 पैसा, 64 पैसा, 1 रुपया 28 पैसा 8वें दिन में बनता है। 1 रुपया 28 पैसा 8वें दिन में बनता है। 10वें दिन में अगर देखा जाए तो 5 रुपया बनता है, 5 रुपया 12 पैसा बनता है। 12वें दिन में देखा जाए तो 20 रुपया 48 पैसा बनता है। अगर 15 दिन में भी देखा जाए तो 163 रुपीज बनता है। दीपक बंसोड़ी जी बोल रहे 45 करोड़। और कोई बता पाएगा? फंटास्टिक दीपक जी। फराज जी बोल रहे हैं 9 रुपया बन सकता है। और हेल्प करूंगा मैं, 16वें दिन में अगर देखा जाए तो 327 रुपया बनता है। 18वें दिन में देखा जाए तो 1310 रुपया बनता है। 18वें दिन में भी 1310 रुपया बनता है। कोई बता पाएगा एग्जैक्ट फिगर क्या है? थोड़ा सा जोर डालिए। 25वें दिन में अगर देखा जाए तो भी 1 लाख रुपया बनता है। 25 दिन में भी 1 लाख बनता है। दोस्तों मैं ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी आपको स्ट्रेच नहीं करूंगा। दोस्तों यू कांट बिलीव, सिर्फ 1 पैसे से चालू हुआ जर्नी, सिर्फ 1 पैसे से चालू हुआ जर्नी
30वें दिन में जब भी पहुंचती है वो 53,68,709 रुपीज हो जाता है। पहले दिन में मैंने 1 पैसे से जर्नी चालू किया था और वो जर्नी बढ़ते 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 30वें दिन में 53,68,709 रुपीज बना है। कैन यू इमेजिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहा जाता है दोस्तों द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। कैसे कैसे इसका आपको बैठ के शांत चित्त से बैठना है। कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको बैठना है। यस डॉक्टर सोनल जी, 1 पैसे का 53 लाख आपका बनता है 30वें दिन में। सिंपल एक्सरसाइज, आपको बुक लेके बैठना है। जस्ट डेली एक उसको दुगना करना है। जो स्क्रीन आपको दिख रही है उस स्क्रीन को देखते हुए आपको जस्ट उसको दुगना करना है और 30 दिन में क्या फिगर आती है आप खुद चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज होगा। जिनके लिए ये समझ में नहीं आया उनको एक्सरसाइज होगा। बहुत सिंपल है। पिछला जो डेट है उससे दुगना करना है, पिछला डेट है उसको दुगना करना है, उसका दुगना करना है और आपको ये 53,68,709 आ सकता है। आप चेक कर सकते हैं। या तो दोस्तों मैं कहने का मतलब है हो सकता है थोड़ा सा फिगर में पीछे आगे पीछे हो, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1 पैसे का जर्नी सिर्फ 30 दिन में 53 लाख तक जा सकता है। यस दोस्तों, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। तो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ सकता है। अगर हमारे फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो ये किस तरह से काम करता है आप ध्यान देखिए। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मिस्टर राम है और मिस्टर श्याम है। ध्यानपूर्वक देखिए, अपने आप को वहां पे रखने का कोशिश कीजिए। 30 साल राम का उम्र है, 35 साल 45 जो है श्याम का उम्र है। दोनों को भी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है। देखा जाए 30 साल उम्र है, 60 में रिटायर होने वाले हैं दोनों भी। 30 साल का उम्र है, राम के पास लगभग 30 साल है, श्याम के पास सिर्फ 15 ही साल बचे हैं। क्योंकि हम बहुत सालों से उसके पीछे पड़े थे लेकिन वो सुन नहीं रहा था। राम को मैंने बात किया और कुछ ही जल्द ही उसने प्लानिंग चालू कर दिया। देखिए श्याम बोलता है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम अगर जितना सेव करता है उसका दुगना मैं सेव करूंगा, उसके दुगना मैं सेव करूंगा। राम बोलता है ठीक है, 1,000 रुपया मैं सेव करने के लिए रेडी हूं, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं। श्याम बोलता है मैं 2,000 करूंगा, मैंने लेट किया है ना, मैं 2,000 करूंगा, कोई बात नहीं। यस, ध्यान देखिए इन्वेस्टमेंट का अगर देखा जाए तो राम का 3,60,000 हो गया, श्याम का भी 3,60,000 हो गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर हमने देखा जाए 8% के, इसके सारे कैलकुलेटर भी मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप खुद भी चेक कर सकते हैं सारी चीजों को। 8% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों का भी देखा जाए तो दोस्तों राम का जो कॉर्पस बना 60 एज में, उसने जो इंटरेस्ट अर्न किया वो 11,40,000 रुपया उसका इंटरेस्ट बन गया, उसका मुनाफा बन गया। और शाम का 2,000 सेव करने के बावजूद भी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी उसका जो मुनाफा बना वो 3,36,000 बना। अगर पूरे कॉर्पस का बात किया जाए तो 60 उम्र में राम को लगभग 15 लाख रुपया मिला और 15 साल लेट करने की वजह से शाम को सिर्फ 6,96,000 मिला। ह्यूज डिफरेंस। यस, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, आपको अगर अमीर बनना है, आपको अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है, आपको अगर पैसे से अगर मालामाल बनना है तो आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। आप कितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा समय होता है उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाता है। सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ और एक चीज शेयर करूंगा और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। 1 रुपया है, 1 रुपया, वो अगर 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अगर बढ़ता है, 15% कंपाउंडिंग से अगर बढ़ता है तो 1 रुपए का 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, उसमें डेली नहीं करना है, महीने नहीं किया है, नहीं किया, 1 रुपए का 5 साल में 2 रुपया बन जाता है, 10 साल में 4 रुपया बन जाता है, 25 साल में 32 रुपीज बन जाते हैं और 30 ईयर्स के बाद उसी 1 रुपए का 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से 64 रुपीज बनते हैं, 64 रुपीज बनते हैं।
कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर सेविंग के लिए पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों आप जरा सोचिए, उसका भी मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कि जब से करियर चालू किया उस टाइम से मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा नहीं, 100 रुपीज भी सेव कर रखते थे, 1000 रुपया भी अगर सेव करते थे तो आज जो कुछ भी मेरा उम्र है, आज मेरे पास कितना बड़ा कॉर्पस बनता था, इसका हम कैलकुलेशन भी देखेंगे। सिंपल भाषा में अगर जहां आए दोस्तों, तो रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है यहां से स्टार्ट होता है। रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है यहां से स्टार्ट होता है, और बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। यहां पे आपको पेशेंस रखना होता है। अगर ये पेशेंस रख दिया, जिस तरह से बाम्बू का झाड़ आपको मालूम होगा, जिस तरह से वो बढ़ता है, एक बार बढ़ना चालू हो जाता है तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतने खतरनाक तरीके से वो बढ़ता है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, आपको एक एक्सरसाइज दिखाता हूं, एक कैलकुलेशन दिखाता हूं किस तरह से नॉर्मली ये प्रैक्टिकली काम करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर दया वहकर कुछ भी बातों से बात कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे काम होता है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। और ये सारा कैलकुलेशन जो है ना, मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। ये सारे फॉर्मूलेज जो है एक्सेल, जो मेरे सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल जो है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो चिंता मत कीजिए। कोई भी चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जरा मुझे बताइए, क्या सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या सब लोगों को स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? सभी लोगों को? यस। दिलीप पवार जी, समय बहुत बलवान होता है। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? दिलीप जी फंटास्टिक, कृष्णा जी वेरी गुड, आप देख रहे हैं, इंद्रजीत जी आप देख पा रहे हैं, फराज जी आप देख रहे हैं, फंटास्टिक, धराज जी, संदीप जी देख रहे हैं, ओके क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, ये सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके लिए ये सारा चीज मैंने बनाया है। यस, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, जिनका उम्र 22 साल है। 22 साल में उनको जॉब मिल गया, और उन्होंने उनके 30 उम्र में रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चालू किया। मतलब 60 साल तक वो काम करने वाले थे, 60 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो चुके, 22वें साल में जॉब पे लगे, लेकिन 32 ईयर्स में उसने काम इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। अभी हम देखते हैं उसका क्या कार्यक्रम बना। उसके पास 28 साल थे, उन्होंने 10,000 रुपया पर मंथ सेव करना स्टार्ट किया। 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से उन्होंने उस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना चालू किया। उनका 28 साल में अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो लगभग बन गया 33,60,000 रुपीज, और उनका कॉर्पस जो बन जाएगा 60 ईयर्स के बाद, जो कॉर्पस बन गया वो बन गया लगभग 2,75,85,000 रुपीज। मिस्टर एक्स यहां पे है। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, इस बाजू में आपको कॉलम दिख रहा है। मिस्टर एक्स है, जिनको 22वें साल में जॉब तो मिल गया, लेकिन उन्होंने 22वें साल में ही 22वें ही साल में उनके जितना ही इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। मैं बोलता हूं 10,000 रुपया ही चालू किया। जस्ट अ मिनट, हाँ, 10,000 ही इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। मतलब उनके पास यहाँ पे 28 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्होंने सिर्फ 38 ईयर्स इन्वेस्ट किया। ध्यान दीजिए, फिगर सेम, जितना उन्होंने किया 10,000 रुपया उतना ही किया। यहाँ पे उनको जो कॉर्पस बना 38 ईयर्स के बाद, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ने उन्हें इन्वेस्ट किया। लगभग उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बना वो लगभग 45,60,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया। और उनका कॉर्पस जो बना, जहां पे यहाँ पे 2,75,00,000 बना था, यहाँ पे उनका कॉर्पस बना 9,33,67,000। क्या लोग समझ पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ 10 साल ज्यादा इसने इन्वेस्ट किया, और कॉर्पस में जो डिफरेंस आया वो 2,75,00,000 की जगह पे 9,33,00,000 रुपीज का कॉर्पस उनका बन गया। राजेश जी समझ पा रहे हैं? फंटास्टिक राजेश जी, शिव जी, प्रीति जी, वेरी गुड वेरी गुड, आप मेरे साथ में है, इसका मतलब है मेरे साथ में आप है। सुनील जी, सुशील जी, वेरी गुड। यस दोस्तों, लास्ट और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखिए, एक एग्जांपल है, मिस्टर एक्स है, 22वें साल में उनको जॉब मिल गया। उन्होंने क्या किया, 32 ईयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 32 ईयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने 10 ही साल इन्वेस्ट किया। 32 से लेके 42 तक ही उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने भी सिर्फ 10,000 ही इन्वेस्ट किया, 10,000 ही महीने का इन्वेस्ट किया।
सेम उनको भी 12% के एसेट क्लास में उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनका इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि उनका इन्वेस्टमेंट कुछ 33 लाख बना था, इन्होंने पहला उनके जेब से इन्वेस्टमेंट किया 45 लाख का, और यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया लगभग 12 लाख रुपया, क्योंकि 10 ही साल उन्होंने इन्वेस्ट किया। 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास जो वैल्यू बन गया, तो वैल्यू कुछ इस तरह से बन गया 23,23,000। सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो भी उनके पास 23 लाख का कॉर्पस बना। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इस एग्जांपल से आपको समझ में आता होगा कि कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लंबे पीरियड तक आप चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यस सोनल जी, मैं फिर एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक एग्जांपल के साथ या सिंपल कैलकुलेशन के साथ मैं आपके साथ एक एग्जांपल दिखाता हूं। क्या सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? यस दिख रहे थे मुझे, हाँ बोलिए। यस, सिंपल कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर सोनल जी आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। यस यस, प्रीति जी फंटास्टिक, पिंसल जी फंटास्टिक, इंद्रजीत जी वेरी गुड, संदीप जी आप देख रहे हैं। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। देखिए सिंपल भाषा में हम हमारा कैलकुलेशन देखते हैं। 5,000 रुपया मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं। अगर मैं ये 5,000 रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे 15% रिटर्न देने वाले एसेट क्लास में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, या एसेट क्लास कैसे चूज करने के, कौन से एसेट क्लास होंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। पहले तो आप यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन समझिए, एसेट क्लास को हम समझने का कोशिश करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे। 5,000 रुपया मंथली सेविंग किया मैंने, 10 साल के लिए किया, 15% रेट हम एक्सपेक्ट किया, तो मुझे 5,000 रुपए सेव करने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 लाख रुपया बन गया, और उस 6 लाख का मुझे जो मिला वो मिला लगभग 13,15,00,000 रुपया। ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी हम सिर्फ फिगर चेंज करने वाले हैं ये टर्म के। यहाँ पे मैंने यही 10 जगह 10 आप लिख के रखिए, 10 साल के बाद मुझे 13 लाख रुपया मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट सेम है, 5,000 का सेम इन्वेस्टमेंट है, परसेंटेज सेम है, एनुअलाइज रिटर्न सेम है, और मैंने देखा कि मैं 15 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो उसी 5,000 के 5,000 रुपया पर मंथ में सेव कर रहा हूं। सिर्फ टर्म मैंने 15 साल बढ़ा दिया, रिटर्न सेम बन चुके। मेरा 6 लाख की जगह पे मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपीज मेरे इन्वेस्टमेंट हुए, और ये 9 लाख के सामने मेरा कॉर्पस बना 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपीज। कितना गुना बढ़ा? 10 साल के लिए मेरा कॉर्पस बन रहा था 13 लाख रुपया, और वही मैंने सिर्फ 15 साल 5 साल बढ़ाया तो 30 लाख का कॉर्पस बन गया। नोट कर लीजिए आप इसको, थोड़ा सा आपको समझने के लिए। वही चीज मैं बोलता हूं, 15 लाख टर्म के लिए 15 साल की जगह पे हमने 20 साल का टर्म चूज किया, क्योंकि मेरे पास समझो रिटायरमेंट के लिए टाइम है, मैं बच्चों के लिए बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। 20 साल का मैंने कॉर्पस टाइम लिया, सेम 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15,000 रुपीज ही इन्वेस्ट, 15% से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 9 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया था 15 साल में, 20 साल में वही इन्वेस्टमेंट मेरा 12 लाख रुपया बन जाएगा, और उस 12 लाख का मेरा जो कॉर्पस बनेगा वो 66,35,000 रुपीज बनेगा। दोस्तों ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, पिछले कई सारे लोगों को इस तरह से रिटर्न मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूं। यस, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है मैं बताना चाहता हूं। 25 साल का मैंने टर्म लिया जहां पे 12 लाख रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, जस्ट मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, 15 लाख रुपया मेरा इन्वेस्ट हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अजम्पशन में पकड़ के चल रहा है कि 15% का है, मुझे 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लगा, जहां पे लगभग कॉर्पस जो है 1,37,00,000 का कॉर्पस बना। 30 ईयर्स जो बहुत ही 30 ईयर्स बच्चे हैं जो जस्ट करियर का जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके पास 30 ईयर्स का टाइम अभी भी है। उन्होंने अगर सोचा कि मैं सिर्फ 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहूंगा, सेम 5,000 रुपीज एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% के पकड़ के चले, तो आप सोच नहीं सकते दोस्तों, 18 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने आपको लगभग 2,81,00,000 का रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे फंड्स 15% से भी ज्यादा टका से रिटर्न दे रहे हैं। जो असेट क्लास में आपको बात कर रहा हूं वो असेट क्लास आपको 15% से भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है, मैं कोई असेट क्लास आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब है आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा आप
वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे 5,000 की जगह पे कोई बंदा अगर बोलता है मैं 20,000 सेव करूंगा, लेकिन टर्म जो है मैं 10 साल का ही लूंगा। अब देखिए 5,000 रुपया सेव करने से 30 साल में उसका बना 2,80,00,000 रुपया। वहीं पे आप देखिए मैं टर्म जो है कम करता हूं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बढ़ा देता हूं, मैं 20,000 कर देता हूं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ पे मैं टर्म कम कर देता हूं, मैं 10 साल का टर्म लेता हूं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 20,000 का मैं देता हूं। आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट मेरा 52 लाख हो गया, लेकिन सॉरी 24 लाख रुपीज हो गया, लेकिन मुझे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी सिर्फ 52 लाख रुपीज मेरा कॉर्पस बना। जो मैंने दिखाया था 5,000 रुपया मैं अगर सिर्फ सेव करता हूं और 30 ईयर्स का टर्म अगर मैं लिया है, 30 ईयर्स तक अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसके बारे में सोचता हूं, उस असेट क्लास में अगर रहता हूं, तो मुझे जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो लगभग 2,81,00,000 रुपया। सिंपली भाषा अगर मुझे कहने का इसका पीछे का पर्पज एक ही है दोस्तों, आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है आप कितने ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ये जरूरी नहीं है, तो कितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत बड़ा ज्यादा मायने रखता है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वॉरेन बफेट जी को आपको शायद इनके बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी होगा। यस, द लीजेंड ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता है, फाइनेंस के महागुरु कहा जाता है। वो कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूं, he said that compounding is the most powerful fortune or tool which has impact on my investment। उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आज अगर वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, अमीर में से एक लिस्टेड इंसान है, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रोल जो है कंपाउंडिंग का है। क्यों ऐसा बोलते हैं मालूम है? मैं आपको उनका नेटवर्क दिखाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। ये इनका नेटवर्क है। वो कहते हैं, उनका मानना है या उनका 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 ये है कि 15 साल में उन्होंने स्टेट करना या प्रॉपर्टी बनाना चालू किया, इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। और वो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा लेट किया, उससे पहले अगर मैं चालू करता था 2-4 साल पहले, तो और कुछ मेरा बन जाता था। तो उन्होंने क्या साम्राज्य बनाया देखिए, और किस तरह से वो साम्राज्य बढ़ते गया। 15 साल में उनके पास 6,000 का नेटवर्थ था। 30वें साल में उनके पास 1 मिलियन का नेटवर्थ था। 50 का साल का अगर बात किया जाए, 53 ईयर्स में अगर देखा जाए तो $620 मिलियन का उनका नेटवर्थ था। 59 उम्र में अगर देखा जाए तो $3.8 बिलियन का, $2.8 मिलियन का उनके पास नेटवर्क था, नेटवर्क उन्होंने बनाया था। और वही नेटवर्क उनका 72 ईयर्स में देखा जाए तो $36 बिलियन। चकराने की जरूरत नहीं, मैं उसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा मिलियन डॉलर। मैं भी इस चीज को नहीं समझ पाया था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ये रुपीस का बात नहीं हो रहा है, बिलियन डॉलर का बात हो रहा है। 83 में उनका नेटवर्क जो बना वो $58.5 बिलियन का नेटवर्क बना, और आज उनका 88 प्लस उम्र है, और आज उनका नेटवर्क जो है $85 बिलियन है। अब ये बिलियन डॉलर होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं ताकि हमें उसकी क्लैरिटी आ जाए कि अमाउंट में क्या है, क्या चक्कर है। $1 बिलियन का मतलब होता है, अगर हमारे इंडियन भाषा में कहा जाए, इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए, तो 1 बिलियन की कीमत होती है 67 करोड़ 87 सॉरी 67 करोड़ 99,50,000 रुपीज 1 बिलियन का कीमत होता है। ऐसी उनकी जो आज नेटवर्थ है वो है $85 बिलियन। मतलब इसको आपको 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि इनकी नेटवर्थ क्या बनी है। और जिनकी शुरुआत, कहने का मतलब है मैं उनका नेटवर्थ गिनाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, शुरुआत किस तरह से हुई देखो, किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों 8वां अजूबा इसलिए इसको कहा जाता है कि दोस्तों यस, आपको आपके इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा। भले छोटी चालू कीजिए लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको इफेक्ट जानना है तो। दोस्तों यस, एक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग ये सब जानते भी है, ये जानते भी है, लेकिन एक्शन कम लोग ले पाते हैं। यू आइदर सॉल्व द प्रॉब्लम और फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। यस दोस्तों, कितने लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्लियर हो चुका है, क्लियर हुआ है? इसका सारा कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कितने लोग इस फाइनेंशियल जर्नी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हेल्प लेना चाहेंगे? फंटास्टिक फराज जी, हम आपके साथ में है। कहीं पे भी अगर आपको हेल्प लगती है, कुछ भी अगर नॉलेज लगता है, इंफॉर्मेशन लगती है, तो हम आपके साथ में रहेंगे। हरिप्रसाद जी वेरी गुड, सतीश जी वेरी गुड,
इंद्रजीत जी वेरी गुड, आपने डिसीजन ले लिया है। बाला साहब जी वेरी गुड। कहीं पे भी आपकी अगर हमें जरूरत लगती है, संदीप जी वेरी गुड, हम आपके साथ जरूर रेगुलर रहेंगे। सुशील जी वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर वेल्दी बनना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों है हमारे फाइनेंशियल जर्नी में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यस डॉक्टर सोनल जी, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में। इन्फ्लेशन इज द प्राइस इन इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसा टाइम बीतते जाता है उस तरह से सर्विस और गुड्स की कीमत जिस तरह से बढ़ जाती है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, ये सारा डेफिनेशन का आपको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, जिस चीज को मैं 10 साल पहले ले सकता था, वो उस चीज को आज लेने के लिए मुझे कितना खर्चा लगता है, कितना पैसा लगता है, उस चीज को हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। उसको हम इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ता है इसको हम समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, बहुत सिंपल भाषा में समझे। मैं दोस्तों मेरे लैंग्वेज में आपको समझना चाहता हूं, डेफिनेशन में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे टीम ने मुझे ये प्रेजेंटेशन बना के दिया है, लेकिन मैं आपको मेरी भाषा में समझाना चाहूंगा। देखिए, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए दोस्तों, 1940 का अगर बात किया जाए तो मेरे जो दादा परदादा दादा थे वो कहते थे कि 10 रुपए में उनका घर चलता था। 1940 की बात है। दादा हो, दादा के भी परदादा थे उस टाइम पे। वो मुझे हमें हम जब भी उनसे सुनते थे दादाजी से, तो वो कहते थे कि मेरे पिताजी कहते थे 10 रुपए में घर चलता था। 1960 का बात किया जाए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे डॉक्टर मोटा जी है कि वो हमें गाइड कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट 61, तो हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें करेक्ट कर सकते हैं कि 1960 का अगर बात किया जाए तो जो 10 रुपए में मेरा गाड़ी चलता था, घर चलता था, उसके लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। हर 20 साल के बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक जीरो बढ़ रहा है। 1980 की अगर बात किया जाए तो 1,000 रुपए में घर चलता था। ये मुझे मालूम है क्योंकि जब भी मेरा जन्म हुआ तभी मेरे पिताजी खुद बोलते थे कि मेरे को जो पगार हुआ करता था 700-800 रुपया हुआ करता था। यहाँ पे अगर कोई इस लेवल वाला है तो वो शेयर कर सकता है कि कोई यही सिचुएशन नहीं थी, इसी तरह का कोई सिचुएशन नहीं था। यस, जब भी मेरा जन्म हुआ 82 84 का मेरा जन्म अगर देखा जाए तो दोस्तों 1,000 रुपए में घर चलता था। यस राजेश जी, सलीम जी, 2000 की बात किया जाए तो एक जीरो सिर्फ बढ़ गया, सिर्फ एक जीरो बढ़ गया, 10,000 में घर चलने लगा। आप जरा सोचिए, इस दौर में तो हम सब लोग रहेंगे। 2000 का बात किया जाए तो सन 2000 में हमारा 10,000 में घर चलता था। 10,000 नॉन एवरेज खर्चा सैलरी हमारा हुआ करता था। आज हम 2020 में बैठे हैं। आप अगर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो हमारा लगभग महीने का खर्चा जो है 1 लाख तक बढ़ चुका है। 1 लाख तक बढ़ चुका है। अगर अच्छे से फैमिली का अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज साली का फैमिली का अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपया महीने का हमारा खर्चा है। दोस्तों यू कैन बिलीव और नॉट, आप विश्वास करेंगे और नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाले 40 साल में, आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स में, जो आज हम 1 लाख रुपया में कर रहे हैं उसी घर चलाने के लिए हमें 10 लाख रुपया लगेगा। 10 लाख रुपीज पर मंथ लगेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं जीरो के जीरो की कीमत को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हर 20 साल के बाद सिर्फ जीरो बढ़ रहा है। कोई रॉकेट साइंस में आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं। आपके दादा, आपके परदादा को आप पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबल जो होंगे उनको पूछ सकते हैं। मैं दादाजी से हर बार ये पूछता था। मैं दादाजी से जब भी मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करना चालू किया, हर बार पूछता था। पिताजी को तो मैं आज भी पूछता हूँ, कैसा लाइफ हुआ करता था, कितने में घर चलता था, कितना इनकम आपका हुआ करता था। और उस टाइम पे भी वो बोलते थे कि ये सब करने के बाद भी कुछ पैसा हमारा बचता था। दोस्तों अगर इन्फ्लेशन का ये देखा जाए, रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग देखा जाए दोस्तों, इंटरेस्ट, यस, आपके पास आ कितना रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने टका से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके पीछे आपको मिल क्या रहा है। यस मोटा जी, आ रहा है और इन्फ्लेशन किस तरह से उस चीज को खा रहा है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो 2020 में
100 रुपया है, 100 रुपये में क्या आता था 2010 में, उसको शॉपिंग कैसा बन गया, और 2020 का शॉपिंग अगर देखा जाए तो 100 रुपये में सिर्फ एक ही एरियल का पैकेट आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक ही एरियल का पैकेट हमें उस 100 रुपये में मिलता है। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या है? अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पैसा अगर सेविंग अकाउंट में रख दिया है, कोई बता पाएगा सेविंग अकाउंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? कोई बता सकता है? सेविंग अकाउंट में अगर मेरा पैसा हो तो सेविंग अकाउंट में ब्याज कितना मिलता है? मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। 2%, 3%, 5% कौन से बैंक में, बहुत कम बैंक में शायद मिलता होगा, लेकिन 2 से 3% नॉर्मली, 2 से 3%। अच्छे बैंक अगर बात किया जाए तो जो गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक है वहां पे अगर देखा जाए 1 से 1.5%, 2%, 3% तक मिलता है। कोई जो कमर्शियल बैंक्स है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसमें शायद 3-4% भी, 5% भी शायद मिलता होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 से 4% मिलता है। हम 3% पकड़ के चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए, यस मोटा जी, 3 से 4% का हम परसेंटेज देख सकते हैं। तो आप जरा देखिए, सेविंग अकाउंट में अगर मेरा पैसा पड़ा हुआ है, 3% उसका रिटर्न मिल रहा है। आज महंगाई कितना टका से बढ़ रहा है, कोई बता पाएगा? एक सिंपल भाषा में, सिंपल चीज में, ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। देखा जाए तो एक डबल डिजिट चल रहा है, 6 to 7%, 8%, 10% तक लगभग चल रहा है। मैं एवरेज अगर हम देखा जाए, फंटास्टिक फराज जी, फंटास्टिक कृष्णा पराब जी, 10% डबल डिजिट में बढ़ रहा है। संदीप जी बोल रहे 6% से बढ़ रहा है, सुनील जी बोल रहे 8% से बढ़ रहा है, दिलीप पवार जी 6% से बढ़ रहा है। 6% से अगर बढ़ रहा है तो जरा आप सोचिए, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा जो 3% से बढ़ रहा है, उसके सामने महंगाई जो है वो 6% से बढ़ रही है, तो आपके पैसे का क्या हाल होने वाला है? अगर आप सेविंग अकाउंट की जगह पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, समझो फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं, जो अगर स्टेट बैंक का बात किया जाए तो 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मुझे मिलता है। यस, माइनस में जा रहा है। 6 to 7% एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 6 to 7% है। महंगाई अगर 7%, 8% से बढ़ रही है, 6% से भी बढ़ रही है, तो आप जरा सोचिए, फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा सचमुच में बढ़ रहा है? दिख तो रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन वो सचमुच में बढ़ रहा है? चलो इसका मैं कैलकुलेशन आपके सामने दिखता हूं, किस तरह से मैं क्या बोलने का आपको कोशिश कर रहा हूं। यस, इन्फ्लेशन, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। सभी को वीडियोस ऑन करने हैं, सभी को वीडियोस ऑन करना है। खाने का टाइम तो नहीं हुआ है, 8:06 हुआ है, यस टाइम है अभी भी। या तो सभी को वीडियोस ऑन करने हैं और सभी को इसको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मैंने 3% ऑन एन एवरेज पकड़ा है। इन्फ्लेशन इज द ऑलरेडी देयर, अनदर एक्शन प्लान्स, yes, also earning change 2 to 3 ways of earning, then planning inflation is there. Fantastic, fantastic मुता जी। या 3% सेविंग रेट, सेविंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो लगभग 6% से हम पकड़ के चलेंगे, 8-10% भी है वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम एकदम कैलकुलेशन के लिए 6% पकड़ेंगे। आप जरा सोचिए, 3% से अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, 6% से महंगाई बढ़ रहा है, तो 2% हम माइनस में चल रहा है। और जरा आप सोचिए, 5 लाख रुपया अगर मेरा 2 साल से उस सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, दोस्तों इतना बहुत, इतना डीप तक हम बहुत कम लोग सोच पाते हैं। ऐसे लाखों रुपया तो हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं, और कितने महीनों तक पड़े रहते हैं। क्या सलीम जी मैं सही बोल रहा हूं? यस, लाखों रुपया तो हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं, और इसके बारे में कभी केयर भी नहीं करते हैं। जरा देखिए, 5 लाख रुपया अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है, और 2 लाख से अगर 5 लाख रुपया एवरेज पड़ा हुआ है, तो मेरे उसी 5 लाख की कीमत 2 साल के बाद हो गई है 4,72,000 रुपीज। उसी 5 लाख की कीमत 5 साल के बाद हो चुकी है 4,33,000 रुपया। मतलब कीमत कम होते जा रहा है। 10 साल में उसी 5 लाख की कीमत मेरी बन चुकी है 3,75,000 रुपीज। क्योंकि महंगाई आपके पैसे को खा रहा है। जो महंगाई है वो आपके पैसे को खा रही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको? आपको ये मैं चीज आपके साथ शेयर करूंगा।
आराम से आपको बैठना है, थोड़े से कैलकुलेशन लगाने हैं इसको, इसमें क्या हो रहा है। मेरा अगर बैंक में एफडी पड़ा हुआ है 7% से 6% से, एसबीआई में अगर मैंने, किसी बैंक का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी बैंक में अगर आपने रखा है, तो आपको चेक करना है कि मेरा इनकम सचमुच में मेरा पैसा बढ़ रहा है, या जस्ट मुझे तसल्ली हो रही है कि पैसा बढ़ रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा सचमुच में बढ़ रहा है या मेरा दिल को तसल्ली हो रही है। और दोस्तों, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको प्रॉपर असेट एलोकेशन करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर असेट एलोकेशन कहा जाए, हमें ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना है, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपकी सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है जैसे एक घर होता है, घर बनाने के लिए पहला फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद में बहुत शानदार घर दिखता है। लेकिन वो शानदार उतना ही शानदार होता है जितना उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, वही घर उतना शानदार सचमुच में होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अगर घर बना दिया और फाउंडेशन के ऊपर हमने काम ही नहीं किया, तो शायद एक बारिश के बाद, एक पतझड़ के बाद में ये घर शायद होगा नहीं होगा, दिख नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, उस तरह से आपका जो इमारत है, आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो घर है, उतना शानदार बनता है। यस, तो दोस्तों, आपको असेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान बहुत देना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं हर बार कहता हूं, जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं। खाने में सब चीजें जरूरी है, मेरे थाली में सारी चीजें जरूरी है, मुझे फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, अगर उसके ऊपर अगर मैं खाना खाऊंगा तो शायद मुझे डायबिटीज बन जाएगा। मीठा बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ मिठाई खाते बैठूंगा तो शायद मैं डायबिटिक बन जाऊंगा। और सिर्फ मैं दाल चावल भी खाते रहूंगा तो शायद मैं, वो सारे प्रोटीन से वो सारी चीजें मुझे नहीं मिलेगी। जिस तरह से हमारे खाने में हर चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फ्रूट्स का एक अलग रोल है, चीज का अलग रोल है, दूध का एक अलग रोल है, मीट का अलग रोल है, फिश का अलग रोल है, ब्रेड बटर का, चावल का एक अलग रोल है। उस तरह से दोस्तों, आपके इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें पोर्टफोलियो मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पैसे को एक ही बास्केट में ना डालते हुए उसको ढंग से प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्लानिंग किस तरह से होता है, इसके ऊपर तो हम बहुत डीपली कल देखने वाले हैं, बहुत डीपली देखने वाले हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, तो आपको असेट्स का अलोकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं कहता हूं कि आपका, जैसे मैंने घर का बेस बताया, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपके घर का बेस स्ट्रांग है, तो आने वाला जो बिल्डिंग बनने वाला है बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। अगर आपके घर का बेस बहुत नैरो है, बेस ही नहीं है, तो दोस्तों आपका बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। और जिनके घर का बेस, मैं बहुत सारे लोगों को जब भी देखता हूं, जैसे मैंने बताया कि लगभग मेरे 15,000 लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर दिया है, और उसको करने के लिए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मेरी टीम पूरी मिल चुकी है। उनके साथ 1-to-1 मिले हैं, अभी तो हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन 1-to-1 हम मिले हैं। बहुत जगह पे जब भी हम जाते हैं, तो ये पिरामिड जो है ना, पिरामिड की खासियत आपको मालूम है कि वो मजबूत इसलिए होता है क्योंकि उसका बेस बहुत मजबूत होता है। बहुत जगह पे हम जाते हैं तो ये पिरामिड हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं, पिरामिड जो है कुछ इस तरह से दिखते हैं। बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होम, लैंड, प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, गोल्ड, ऑर्नामेंट, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, और बेस के बारे में छू भूल गए। कुछ अनसर्टेनिटी हमारे लाइफ में आती है, किसी के लाइफ में आती है, तो ये पिरामिड जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। जो भी कमाया वो सारा वेस्ट हो जाता है। यस दोस्तों, इसको हम कल और डीपली ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको महंगाई को बीट करने के लिए एसेट एलोकेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे मैं हर बार बताता हूं, फाइनेंशियल व्हीकल्स है, हर फाइनेंशियल व्हीकल्स को समझ के लेना पड़ेगा, जिसको हम कल बहुत डीपली समझेंगे। जैसे कहा जाता है कि विनिंग टीम के लिए, वर्ल्ड कप अगर हमें विन करना है, तो हर तरीके के प्लेयर्स वहां पे जरूरी होते हैं। वैसे ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट में भी हर प्लेयर, हर एक व्हीकल अलग रोल प्ले करता है, और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जो है बहुत ही सुखकर बन सकता है। इसको हम बहुत डीपली कल देखने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेज में किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम का जो हर्डल्स होता है, वो होता है डेब्ट ट्रैप। बहुत सारे लोग
डेप्ट ट्रैप में, कर्जे के जाले में इस तरह से फंस जाते हैं कि लाइफ एक नरक जैसा बन जाता है। मैं हर बार कहता हूं, लोन जो है ना, दो तरीके होते हैं। एक होता है गुड डेप्ट और दूसरा होता है बैड डेप्ट। गुड डेप्ट और बैड डेप्ट, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, गुड डेप्ट मैं उसको कह सकता हूं जो मेरा बिजनेस के बढ़ाने में काम आएगा, मेरा नेटवर्थ बढ़ाने में काम आएगा। ऐसे जो डेप्ट है, उस चीज के लिए अगर मैंने कर्जा लिया है तो मेरा गुड डेप्ट हो सकता है। मेरा फ्यूचर वैल्यू बढ़ने वाला है, वो मेरा गुड डेप्ट हो सकता है। और बैड डेप्ट मैं उसको कह सकता हूं कि वो मुझे खर्चे में लेके जाने वाला है, लायबिलिटी बढ़ाने वाला है, गार्बेज बढ़ाने वाला है। आपके नेटवर्क में वो कुछ रोल प्ले नहीं करता है। क्रेडिट कार्ड है, अगर एक बार क्रेडिट कार्ड में फंस गए तो बहुत सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो चुका है। कितने लोग एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में क्लियर प्लीज। बर्बाद हो चुके हैं। लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी लेके रखा है, जिंदगी भर एक ही गाड़ी पे घूमते रहते हैं। लोगों को दिखाने के लिए आलीशान घर लेके रखा है, जिंदगी भर एक ही घर का लोन भरते रहते हैं। बाला साहब जी फंटास्टिक, हरिप्रसाद जी यस, संदीप जी यस। गुड डेप्ट और बैड डेप्ट का डेफिनेशन हमें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे जो समझ में आता है इसके ऊपर हम और डीपली बात करेंगे कि हाउसिंग लोन गुड डेप्ट हो सकता है अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिया है, प्रॉपर तरीके से असेट बनाने के लिए यूज किया है। बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी होता है कि हाउसिंग लोन घर लेने के लिए होता है। दोस्तों, जो लोग असेट क्रिएशन करते हैं, जो लोग इसमें थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि हाउसिंग लोन से लोग प्रॉपर्टियां बनाते हैं, हाउसिंग लोन से लोग असेट्स बनाते हैं। यस, कैसा समझेंगे उसको? हाउसिंग लोन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर आपने लोन लिया है वो गुड डेप्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने गोल्ड ले लिया कि जिससे आपका पैसिव इनकम सोर्स बढ़ने वाला है, आपका रिटर्न बढ़ने वाला है, उसको हम गोल्ड गुड लोन कह सकते हैं। पढ़ाई के लिए हमने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसको शायद गुड लोन कह सकते हैं, अगर अपना प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग से अगर आपने एजुकेशन लोन भी लिया है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लिया है, पर्सनल लोन के लिए लिया है, हॉलीडे के ऊपर घूमने जाना है, ईएमआई के ऊपर मुझे लोन दिया है, बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने लोन लिया है, सेलिब्रेशन के लिए मैंने अगर लोन लिया है तो बैड डेप्ट हो सकता है। लग्जूरियस आइटम के लिए मैंने लोन लिया है तो बैड लोन हो सकता है। बैंक ने ऑफर किया कि आप घूम फॉरेन टूर के लिए जाए, हम कर्जा देंगे आपको। दोस्तों आप सोचिए, 4 दिन का पिकनिक होएगा और 4 साल तक उसका भुगतना पड़ेगा। महंगे महंगे गैजेट लेने के लिए अगर मैंने खर्चा किया है, लोन लिया है, तो दोस्तों ये बैड डेप्ट हो सकता है। हाई फाई लाइफस्टाइल के लिए अगर आपने लोन लिया है तो ये हमारा बैड डेप्ट हो सकता है। यस, कैसे लोग इस जाले में फंसते हैं, इस जाले में लोग फंसते कैसे हैं? यस दोस्तों, डेप्ट ट्रैप सिंपली अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट यू आर फोर्स टू टेक द फ्रेश लोन टू रीपे द एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑब्लिगेशंस। आपके जो पुराने लोन है उसको चुकाने के लिए और एक लोन लिया, उससे बड़े इंटरेस्ट का लोन लिया। ऐसे करते 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 लोग दोस्तों इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इस डेप ट्रैप में फंस जाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों ने आपके आजू बाजू में ऐसे लोगों को देखा है कि एक छोटा सा लोन लिया था, छोटी सी गलती हुई थी, लेकिन उस लोन को चुकाने के चक्कर में इतने सारे लोन लेके रखे हैं। संदीप जी वेरी गुड, आपने देखा है, आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा। कृष्णा जी आपने देखा, हरिप्रसाद जी, बहुत सारे लोगों का दोस्तों हालत बहुत खराब इसमें है। बाला साहब जी आपने महसूस किया होगा इस चीज को, राजेश जी, प्रीति जी, यंग जनरेशन में तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त। सलीम जी, शायद इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो इस ट्रैप से गुजरे भी होंगे, गुजर भी रहे होंगे। यस, इसके ऊपर भी हम सोल्यूशन लाएंगे। यहां से तो पहले आना ही नहीं है, अगर आए तो किस तरह से इससे हम बाहर निकल पाते हैं, निकल सकते हैं। क्या पर्सनल चीजों के ऊपर शायद हम बात नहीं कर पाएंगे इस विषय के ऊपर, लेकिन पर्सनलाइज कभी अगर हमारा 1-to-1 जब भी होगा उस टाइम पे हम इसके ऊपर और अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ड्रेप ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। स्टार्टिंग विद क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोगों का शुरुआत क्रेडिट कार्ड से होता है। उस क्रेडिट कार्ड का टाइम में पैसा नहीं भरा तो आपको मालूम है कि किस तरह से वो भस्मासुर बढ़ना चालू हो जाता है, किस तरह से वो इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। उसको पे करने के लिए घर का गोल्ड गिरवी रख दिया, उधर का पैसा भर दिया, लेकिन उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही गया। उसको और पे करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का पर्सनल लोन लिया,
गोल्ड भी गिरवी पड़ा है, क्रेडिट कार्ड का डेब्ट तो बढ़ ही रहा है, उसके लिए और एक पर्सनल लोन लिया, इतना बड़ा चक्कर बन गया है कि अभी उसके ऊपर हाउसिंग लोन, जो घर है कार है उसके ऊपर लोन लिया, उसको पे नहीं कर पाए क्योंकि इतना बड़ा लोन, इनकम कम और लोन ज्यादा हो गया, उसको पे नहीं कर पाए, बैंकरप्ट हो गए, घर भी गया, गाड़ी भी गया। और दोस्तों लोग डेब्ट ट्रैप में इस तरह से फंस जाते हैं कि उसमें से बाहर आना बहुत सारे लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल बन जाता है। दोस्तों बिगेस्ट ऑब्स्टेकल मैं इसको कहता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो ऐसे अगर चक्कर में फंस गए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर लेने के चक्कर में इस तरह से बुरे फंस जाते हैं, इस तरह से बुरे फंस जाते हैं। घर लेना है, 80% लोन हाउसिंग लोन मिलता है, तो 80% हाउसिंग लोन से लिया जाता है, 20% डाउन पेमेंट करता है, वो पर्सनल लोन से लिया जाता है। देखा जाए तो उतना तो इनकम भी नहीं होता है कि जिसका उतना ईएमआई जाएगा। कल मैंने मनी मास्टर में उसका स्टोरी आपको बताया, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, फिर भी ईएमआई नहीं जा रहा है, भुगत रहा है, लाइफ भुगत रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इस ट्रैप से हम बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से पहली बात तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो आपको ध्यान देना है, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जितना आपका लिमिट है उससे कम आपको उसको यूज करना है। बहुत सारे लोगों को, आपको मालूम है, जो सर्विस क्लास होते हैं उस वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फंसते हैं। बिजनेस वाले भी कुछ इसमें होते हैं, फंसने वाले होते हैं, लेकिन सर्विस वालों को बहुत आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, बहुत अच्छा लिमिट मिल जाता है, दिन ब दिन लिमिट बढ़ते जाता है। और दोस्तों उस चक्कर में लोगों के पास 5-5 6-6 क्रेडिट कार्ड है, और इस ट्रैप में इस तरह से वो फंस जाते हैं कि इसमें से कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से इससे हम ओवरकम कर सकते हैं इस ट्रैप से। यस, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए पहली बात तो करना पड़ेगा दोस्तों प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ योर बजट। आपके बजट को आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा। तो बजट को प्रॉपर कैसे ट्रैक करेंगे? आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर एक मैं शीट आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके वाइफ के साथ उसको भरना है। अगर आप इस ट्रैप में फंसे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे भी ना फंसे इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। मेंटेन अ प्रॉपर डायरी और मेंटेन अ प्रॉपर एक एक्सेल शीट आपको मेंटेन करना है कि जहां पे आपको जो ईएमआई के इंस्टॉलमेंट है उसको लिख के रखना है, इनकम और एक्सपेंसेस इसको आपको नोट डाउन करना है, आपके इनकम को और खर्चे को कैलकुलेशन रखना है। कैसा रखना है मैं उसका भी एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट में आपको उसको शेयर करना है। आपके इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल भी लोन लेने की कोशिश नहीं करनी कि जहां पे आपको पैसे वाले आप दिखने वाले हैं। दिखाने के लिए, अमीर बनने के लिए कोई भी लोन आपको नहीं लेने का है। मुझे इमिटेशन ज्वेलरी लेने का है, जरूरी नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, फोर व्हीलर लेके रखना है, जरूरत नहीं है। कई सारी चीजें हैं, मुझे लगता है मनी मास्टरी में जिसने सुना वो सारी चीजों को क्लैरिटी आ चुकी होगी, वो किस तरह से हम गार्बेज और लाइबिलिटी खरीद के रखते हैं। लोगों को दिखाने की चीजें लेने के लिए हमें कार लेने, हमें लोन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शादियों के ऊपर इतना खर्चा करते हैं कि जिंदगी भर जितना कमाते हैं उतना खर्चा एक शादी में कर देते हैं। कार है, बड़ा घर है, और दोस्तों दिन ब दिन लोग लोग डेप ट्रैप में फंसते जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, करना है, जो लोग इसमें फंसे नहीं है बहुत अच्छी बात है, जो लोग फंसे हैं उनको भी एक्टिविटी करनी है। एक मैं आपको, यस, कैश फ्लो प्लानिंग आपको मेंटेन करना है। सुशील जी वेरी गुड, ताजी वेरी गुड, राजेश जी वेरी गुड। आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं आज भी दोस्तों, इस अभी भी मैं इस स्टेप में भी हर महीने मेरी वाइफ के साथ हर महीने हम बैठते हैं, कितना आया और कितना गया उसका कैलकुलेशन आज भी हमारे घर में होता है। मेरे बिजनेस में हर महीने में मेरे जो अकाउंटेंट है उसको मुझे एक कैलकुलेशन देना होता है कि मेरे को इनकम कितना हुआ इस महीने में और मेरा खर्चा कितना हुआ, और उसका मेंटेन, और वो बहुत सिंपल तरीके से मेंटेन करना होता है। मैं आपको मेरा कैलकुलेशन आपके सामने दिखाऊंगा, मतलब कैलकुलेशन शीट में आपके सामने दिखाऊंगा। आप भी इसको जरूर मेंटेन कीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा उसका फायदा आपको होगा। यस, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन नहीं देख पा रहे, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ। ध्यान दे के देखिए, इस तरह से ही आपका कैश फ्लो चार्ट होगा।
कैश फ्लो चार्ट होगा। यहाँ पे आपको टोटल इनकम आपका जो भी आएगा इसको आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पे बहुत सिंपल एक्सेल शीट मैंने मेंटेन की है जो मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको हर महीने का खर्चा लिखना है। टोटल मेरा महीने का इनकम कितना आया, इनकम सैलरी से कितना आया, मेरे बिजनेस से कितना आया, प्रॉपर्टी से रेंट कितना आया, बिजनेस से कितना आया, और किसी अदर सोर्सेज से कितना आया। टोटल इनकम आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप उसमें से सेविंग कितना किया आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आपने टोटल खर्चा कितना किया, ग्रोसरी का खर्चा कितना हुआ, रेंट का खर्चा कितना किया, मेडिकल का खर्चा कितना हुआ, ट्रैवलिंग के लिए कितना पैसा गया, एंटरटेन के लिए कितना गया, एजुकेशन फीस का कितना गया, टोटल मैंने आया कितना यहाँ पे आप दिख रहे, टोटल खर्चा कितना हुआ, माइनस आपका सरप्लस कितना बचा, माइनस आपका सरप्लस कितना बचा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इस शीट को आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मेंटेन करना है। इस शीट को आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मेंटेन करना है, हर महीना इसको मेंटेन करना है। फंटास्टिक। प्रीति जी बोल रहे हैं मैं डेली लिखती हूँ, फराज जी बोल रहे हैं आप करेंगे, हरिप्रसाद जी बोल रहे हैं यस करेंगे, सलीम जी बोल रहे हैं करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल शीट है, इसको आप डायरी में भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में मेंटेन करेंगे अगर आप कंप्यूटर थोड़े से लिटरेट है, या उसके बहुत सारे सॉफ्ट एप्लीकेशंस भी आते हैं जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि डेली का इनकम कितना है मेरा और मेरा खर्चा कितना है, और जो सरप्लस बचेगा उसमें फिर आपको बाकी सारी चीजों का कार्यक्रम खोजना है। यस, डेट के बारे में सोचना है, लोन के बारे में सोचना है। यस, तो इसको आपको मेंटेन करेंगे। चलो हम हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं। इसमें कोई भी अगर चैलेंज आता है तो कल इसके ऊपर हम पर्सनली हम बात करेंगे, और आपका जो 1-to-1 सेशन होने वाला है उसमें हम और डिटेल तरीके से इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कैश फ्लो चार्ट, कैश फ्लो प्लानिंग। यस, एवरी मंथ, आज भी दोस्तों मैं एवरी मंथ इसको मैं मेंटेन करता हूं, घर में भी मेंटेन करता हूं और मेरे बिजनेस में भी मैं मेंटेन करता हूं। यस, घर में किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह से आपके पैसे का मैनेजमेंट होगा, इसको भी हम देखने वाले हैं। कल इसको हम डिटेल में देखेंगे कि आपको 100 रुपया अगर आपके पास आता है तो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। यस, आज भी उसमें शॉर्ट में हम देखने वाले हैं, कल इसको हम डिटेल तरीके में देखने वाले हैं कि कितना कितना परसेंटेज अमाउंट कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए। या दोस्तों सेकंड बात है, अगर आपको डेब्ट ट्रैप से अगर बाहर निकलना है तो सेकंड महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है आपके डेब्ट ट्रैप से निकलने के, अवॉइड द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, बड़े ब्याज के रेट है, जो इंटरेस्ट रेट के जो कर्जे है उसको आपको अवॉइड करने हैं, बहुत बिगेस्ट ट्रैप है। बहुत सारे लोग जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे बड़े बड़े लोन लेके रखते हैं। हेल्थ का इमरजेंसी बहुत सारे घर में आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए बड़े बड़े लोन लेके रखते हैं। दोस्तों इसके अगर आपको बचना है तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना होगा, आपको हेल्थ प्लानिंग ढंग से करके रखना होगा। नहीं तो ऐसे यहाँ पे आप अगर एक बार फंस जाते तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे कुछ बीमारी के कारण ऐसे ऐसे लोन लेते हैं और एक इंसान बीमार गिर जाता है लेकिन पूरा घर जो है बीमार बन जाता है। इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक बंदा शायद बीमारी के कारण निकल भी जाता है हमारे बीच से, लेकिन दोस्तों उसके कारण पूरा फैमिली जो है जिंदगी भर के लिए बीमार बन जाता है, गरीब बन जाता है। दोस्तों बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन हमें नहीं लेना है। तीसरी बात है दोस्तों, अवॉइड करना है आपको ड्रीम चीजें लेना मेहनत के पैसों से, जो मनी मास्टरी में ढंग से देखा। अवॉइड द मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स ओवर अ लोन। बहुत सारे यंग जनरेशन में मैंने इस चीज को देखा है, जैसे ही मेरा इनकम 30,000 प्लस बढ़ता है ना, तो ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले जिनका पगार 30-40 हजार रुपया बढ़ जाता है, उनके बड़े बड़े सपने दिखना उनको चालू हो जाता है। उनका माइंडसेट बन जाता है कि यार मैं तो पूरा दुनिया खरीद सकता हूँ ईएमआई से, क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे कॉर्पोरेट्स वालों को 10-10, 5-5, 6-6 लाख का क्रेडिट लिमिट भी मिलता है, और लोग शानदार से ले भी लेते हैं। 30 हजार रुपया महीने का इनकम बढ़ गया तो लोगों को लगता है कि यार पूरा दुनिया में खरीद सकता हूं, और ये फैक्ट है दोस्तों। आप आजू बाजू में अगर देखेंगे तो यही आपको देखने को मिल रहा है यंग जनरेशन में। आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। दोस्तों पहले तो आपको लाइफ सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, पहले तो आपको आपका जो पिरामिड है उसका बेस मजबूत करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का बात करना पड़ेगा। मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे वर्ल्ड टूर को जाना है, बच्चों के बारे में सोचना है। दोस्तों पहले तो आपको आपका सिक्योरिटी क्लियर करना पड़ेगा, और फिर इन्वेस्ट, इसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बहुत डीप तरीके से इसको समझने वाले हैं।
सिंपली अगर देखा जाए तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस जो है, आपका जो इनकम होता है उसका मिनिमम 10 गुना होना जरूरी है, मिनिमम 10 गुना होना जरूरी है। चेक कर लीजिए आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है। मेरे जाने के बाद मेरा जो इनकम है उसके 10 गुना फैमिली को हेल्प के लिए कुछ आने वाला है क्या। सेकंड चीज होती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि एक बंदा इंसान बीमार गिर जाता है और पूरे फैमिली को कंगाल करके रख देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोरोना परिस्थिति में लोगों ने देखा, हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व क्या है वो भी समझा, लाइफ इंश्योरेंस का महत्व क्या है वो भी समझा, पिरामिड के जो बेस है उसका महत्व क्या समझा, और जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है किस तरह से उनके बिजनेस डेवलप हो गए, किस तरह से वो डिस्टर्ब हो गए, इसको भी आपने बहुत अच्छे से देखा। यस राजेश जी, मिनिमम 10 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो टर्म के स्वरूप में होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और कम से कम 6 से 12 महीना चल सके उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे, इसको हम कल फाइनेंशियल प्लानिंग में, और आपका पर्सनल फाइनेंस एक फंड हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसको हम पर्सनलाइज तरीके से पर्सनल 1-to-1 मीटिंग में बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। यस, बहुत सारे लोग तो सर एक कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। मैं बहुत सारे लोगों के पास मिलता हूं तो बोलते हैं सर हम हमारे बिजनेस में मास्टर है, हमारे बिजनेस का सब चीजें मुझे समझ में आता है, सारी चीजें मुझे समझती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट और ये सारा चीज मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि इतने इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जैसे कहा जाए मैं मेरे बिजनेस में मास्टर हूँ, आप आपके बिजनेस में मास्टर है। सलीम जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीचिंग क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मास्टर है। डॉक्टर राजगिरी जी अगर देखा जाए तो वो उनके फील्ड में बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर मोटा जी अगर देखा जाए तो वो उनके फील्ड में माहिर है। संदीप जी देखा जाए तो वो उनके फील्ड में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। राजेश जी देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो बहुत जबरदस्त उनका माइंडसेट चल सकता है। शायद पैसे का बात आ जाता है तो वो प्लानिंग मैनेजमेंट करना और ये सारा चीज कभी कभी डिस्टर्ब होते होंगे। तो दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है, एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप अपॉइंट कर सकते हैं, जिसकी सलाह ले सकते हैं, जिसके गाइडेंस आप ले सकते हैं और उसका बेनिफिट करके ले सकते हैं। यस, तो दोस्तों लास्ट है कि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन अगर कहा जाए दोस्तों, हाउ टू ओवरकम द डेप, डेप ट्रैप में आपको फंसने से पहले लैक ऑफ ट्रैकिंग, बहुत सारे लोगों का ट्रैकिंग नहीं होता है। ये डेप ट्रैक आपका दोस्तों लाइफ का जो शांति और सुख जो शांति है वो डिस्टर्ब कर देगा, आपको बैंकरप्ट कर सकता है। प्रॉपर बजटिंग करना होगा, किस तरह से करना उसका मैं कैलकुलेशन आपके सामने रखा। पैसे को मैनेजमेंट कैसा करना उसको आज भी हम कुछ हद तक देखेंगे, कल भी इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। और दोस्तों ये टॉपिक जो है ना, वैसे तो एक एक दो दो घंटे के टॉपिक है, मतलब एक 10-10 मिनट में हम इसको कवर नहीं कर सकते, इतने सारे टॉपिक हम देख रहे हैं। तो इसमें आने वाले 1 महीने में हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके ऊपर मिलने वाले, कितने लोग दोस्तों पसंद करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हम मिलेंगे और एक एक टॉपिक को और गहराई में जाके देखेंगे, एक एक टॉपिक को और गहराई में जाके देखेंगे। मटेरियलिस्टिक के ऊपर लोन नहीं लेना है, कितने लोग समझना पसंद करेंगे, क्योंकि तो पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन इस पैसे का हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए। मैं बोलता हूं भले हम ड्राइवर ना बन जाए लेकिन कम से कम मिनिमम ड्राइविंग तो आनी चाहिए, ताकि वो ड्राइवर को बोल सकता हूँ अरे यार तूने क्लच ऐसा कैसा दबाया, तू ऐसा गेयर ऐसा कैसा डाला, कम से कम ये तो बोल सकता हूँ इतने ज्यादा स्पीड में मत भगा, बोल तो सकते हैं। उसके लिए कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। भले आप इन्वेस्टमेंट के मास्टर ना बने लेकिन एटलीस्ट उतना नॉलेज हमारे पास जरूर होना चाहिए कि जो बंदा मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा उसको सही क्वेश्चन तो मैं पूछ पाऊं। फंटास्टिक दीपक जी, फंटास्टिक संजय जी, फंटास्टिक संदीप जी। यस, मैं आप तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। कितने लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी है। हर हफ्ते आपके लिए ऐसा एक प्रोग्राम लेके आएंगे कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम और गहराई में जाके समझेंगे। सतीश जी वेरी गुड। और जरूरत अगर पड़ती है तो फाइनेंशियल प्लानर भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारा विषय होगा। फंटास्टिक सुशील जी, मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके लाइफ में मैं अगर फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान कर पाऊँ। 15,000 लोगों के लाइफ में ऑलरेडी किया है, 1 लाख लोगों का सपना लेके मैं चल रहा हूँ 2025 तक। और मुझे दोस्तों ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि शुरुआत में सिर्फ मैं महाराष्ट्र का बात करके चल रहा था, स्पेशली महाराष्ट्र भी नहीं मुंबई का बात करके चल रहा था, क्योंकि हम फिजिकली मिल रहे थे। और इस तरह से अगर हम ऑनलाइन जिस तरह से हम मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर पा रहे हैं, ये मौका हमें मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सपना मेरा बहुत छोटा है, लाख लोगों को तो मैं बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं।
यस। तो दोस्तों, कितने लोग सचमुच में मुझे इस जर्नी में हेल्प करेंगे? कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर होना पसंद करेंगे? सुनील जी वेरी गुड, डॉक्टर राजगिरी जी सही है, सुशील जी वेरी गुड, यस। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए। यस, मुझे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपके लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और फाइनेंशियल फ्रीडम आप लेके आओ। पैसा कमाने में तो आप मास्टर है, आपको मैं नहीं सिखाऊंगा कि पैसा कमाना कैसा। शायद हो सकता है मैं आपसे सीख पाऊँ, जो मेरे और बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए। यस सोनल, डॉक्टर मोटा जी। बहुत सारे लोगों का एक दिल का टॉपिक है दोस्तों, रेंटिंग और बाइंग द होम। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, घर जो है खरीदना चाहिए या भाड़े के घर में रहना चाहिए। मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैंने मनी मास्टर में आपको बताया था, 2010 से मेरा लाख रुपए इससे ज्यादा इनकम था, लेकिन मैंने मेरा जो खुद का घर लिया ना वो 2020 में लिया। खुद का घर जो मैंने लिया 2020 में लिया। लोग कोरोना से जूझ रहे थे और उसी लॉकडाउन में मैंने मेरा घर शिफ्ट किया था। आज भी मुझे वो दिन याद आ रहा है। यस, इसको हम समझने वाले हैं। घर रेंट पे लेना चाहिए या बाय बाय करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये ना थोड़ा इमोशनल विषय है, ये थोड़ा सा इमोशनल विषय है, इस ये आर्गुमेंट का भी विषय है। कोई लोग कह सकते हैं नहीं नहीं परचेस करना चाहिए, कोई बोल सकता है रेंट पे लेना चाहिए। मेरे माताजी पिताजी मम्मी पापा को अगर मैं जब भी पूछता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, घर पहले खुद का होना चाहिए, सुख शांति होती है, टेंशन फ्री होता है। हर 11 महीने के बाद किधर शिफ्ट करते बैठने का? कितना नुकसान होता है मालूम है तेरे को? कितना टेंशन रहता है मालूम है आपको? सही है, उनका भी सही है, क्योंकि उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी सही है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ अगर इसके साथ अगर जाए और इसको अगर ध्यानपूर्वक आप समझे, घर लेना भी है। मैंने भी लिया, 2020 में घर लिया, और इतना जबरदस्त घर लिया, ऐसा घर लिया कि दोस्तों जिसके बारे में शायद मैंने भी सोचा नहीं था। शुरुआत के दिनों में, बचपन के दिन में मैं नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मैं रह सकता हूँ। मजाक में कहने जाए तो दोस्तों, जितने घर में मैं रहता था आज उतना घर का मेरा बेडरूम, सॉरी, बाथरूम और टॉयलेट है। उतने घर, उस घर में बाथरूम और टॉयलेट उतने बड़े हैं कि जिस घर में मैं पहले रहता था, फैमिली के साथ, माँ पिताजी के साथ। तो दोस्तों यस, कहने का मतलब है सब चीज लेनी है, लेकिन उसके पास, हमारे पास उसके बारे में कुछ कैलकुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आर्गुमेंट का विषय बन सकता है। बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर आर्गुमेंट भी कर सकते हैं कि सर नहीं लेना ही चाहिए, कितने लग दिन भाड़े पे रहेंगे, वाई पे द रेंट, क्यों भाड़ा भरने का, उससे अच्छा ईएमआई भरे ना। तो दोस्तों इसका हम कैलकुलेशन ध्यान करो। कितने लोग एक्साइटेड है ये चीज समझने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है कि घर परचेस, मैं पूरी एकदम क्लियर कट आपके सामने वो पिक्चर रखूंगा कि अगर मैं घर परचेस करता हूं तो क्या सिचुएशन मेरी होगी, और अगर मैं रेंट पे लेता हूं तो मेरी क्या सिचुएशन होगी, कितना मैं इनकम करूंगा, कितना प्रॉफिट करूंगा, कितना लॉस करूंगा, और एकदम प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ दिखाऊंगा। कितने लोग, अच्छा थोड़ा लेट होगा तो चलेगा दोस्तों, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, या थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम? जरा मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। और दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और दोस्तों ये इसको हम और डीपली देखेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, हम क्या करेंगे, 8:46 हुआ है, 8:46 हुआ है। अब हम ना 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलेगा? 5 मिनट का ब्रेक चलेगा? जरा मेजोरिटी ऑफ लोग डालो। सलीम जी बोल रहे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, यस। और डालो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट ठीक है, फटाफट डालिए। 5 मिनट का ब्रेक हम लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक का कैपेसिटी होता है, लेकिन बात पैसे की है तो लोग हट नहीं रहे हैं, बात पैसे की है तो लोग जगह छोड़ नहीं रहे। और यस ठीक है, नहीं प्रीति जी ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का जस्ट ब्रेक लेंगे। ऑल ऑफ यू, फिर एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और अभी हम देखने वाले हैं सभी के दिल की बात। यस, घर जो है खरीदना चाहिए या भाड़े पे रहना चाहिए? यस, समझेंगे दोस्तों इसको हम। यस, जैसे हमने बात किया, ये आर्गुमेंट का विषय बन सकता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर एक का एक उसके ऊपर एक अलग ओपिनियन हो सकता है, इसके एक अलग डिबेट बन सकता है, कभी मौका मिला तो डिबेट भी हम करेंगे। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट इसके पीछे का डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द चॉइस बिटवीन द रेंटिंग एंड ओनिंग इज अ वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली केयरफुल एनालिसिस इसको ये कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको कंक्लूजन निकलना होगा कि क्या करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा, डिसीजन लेना तो आपके पास, आपका निर्णय होगा। लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है,
जो बहुत सारे लोग ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि होम लोन प्लस ड्रीम होम इज इक्वल टू रेसिपी फॉर स्ट्रेस। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? कितने लोग एग्री करते हैं? होम लोन के साथ अगर मैंने ड्रीम होम लिया है तो दोस्तों आपका ये स्ट्रेस का रेसिपी है, स्ट्रेस का रेसिपी है, इससे आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ड्रीम होम मतलब जरूरत नहीं था लेकिन मेरा ख्वाहिश था मुझे 6 BHK चाहिए, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, ये सारी एमिनिटीज होनी चाहिए, शायद दोनों का मिला के पगार का ईएमआई भी लगभग 90% ईएमआई में जा रहा है। दोस्तों आप जरा सोचिए कब इस ट्रैप से कौन निकल के आएगा। दोस्तों रेसिपी फॉर स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने लोगों को बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट ब्रेक हो गए, बहुत सारे लोगों के ईएमआई रुक गए, बहुत सारे लोगों के गाड़ी की ईएमआई रुक गए। होम लोन प्लस ड्रीम होम इज इक्वल टू रेसिपी फॉर स्ट्रेस। कितने लोग एग्री करते हैं? कुसुम जी वेरी गुड, संदीप जी आपने महसूस किया होगा, बाला साहब जी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हरिप्रसाद जी बोल रहे हैं यस, राजेश जी बोल रहे हैं यस। बहुत सारे लोग ऐसे गड्ढे में फंस जाते हैं कि उस गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन कभी कभी बन जाता है। कृष्णा परब जी सही बोल रहे हैं, प्रीति मैडम बोल रहे हैं, क्योंकि शायद प्रीति जी रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं तो उनको इसका अच्छा अनुभव लोगों से आया होगा। सुशील जी बोल रहे हैं कि वेरी ट्रू, उनके अनुभव के बोल है कि इतने सालों लोगों को देखा होगा कोई प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में एक ऐसे प्रॉपर्टी में फंस जाता है कि उसकी पूरी लाइफ उसमें बीत जाती है। चलो इसको हम देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट कैसा या यील्ड कैसा गिना जाता है, कैसा गिना जाता है, इंटरेस्ट यील्ड कैसा गिना जाता है, इसको हम देखेंगे। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा। मैं बहुत मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके जैसा एवरेज स्टूडेंट हूँ और एवरेज से भी बोला हूँ। 10th में मुझे 43% मार्क्स थे, तो मैं जो चीजें आपको समझाऊंगा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हर एक बंदे को बहुत आसानी से ये चीज समझ में आएगी। और मेरे जैसा बंदा अगर 30 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सका है तो मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान ये समझ भी सकता है और उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंटरेस्ट यील्ड क्या होता है, किस तरह से इंटरेस्ट यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप लेने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर सकते हैं कि आपको इसमें से इनकम कितना आ रहा है। क्या सब लोग रेडी है? यस, फंटास्टिक। सलीम जी, संदीप जी फंटास्टिक, संजय जी फंटास्टिक, प्रीति जी यस। आपको देखना है एक सिंपल फॉर्मूला मैं दोस्तों आपके सामने रखूंगा। आपको अगर आपके रेंटल प्रॉपर्टी का इनकम चेक करना है, कुसुम जी वेरी गुड, हरिप्रसाद जी वेरी गुड, आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूं। ऑल इल रिस्क, आपको अगर जो मैं कमाई कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी से, रेंट से इनकम आ रहा है, उसमें कितना परसेंटेज मुझे फायदा हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इसको मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं, लेकिन अभी के टाइम में जरा नोट कर लीजिए ताकि आपको एक कैलकुलेशन भी करना है। एनुअल रेंटल इनकम फॉर एग्जाम्पल पहले तो ये नोट कर लीजिए। यील्ड आपको निकालना है तो इक्वल टू एनुअल रेंटल इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसको हम प्रैक्टिकल कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको भी इसकी चीज की समझ में आए। एक एग्जांपल मैं आपके साथ रख रहा हूं, देखिए मिस्टर राम है, ध्यान दीजिए, इसको ये भी सारी चीज आपको मिलेगी, कोई भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, उनके पास 50 लाख का एक प्रॉपर्टी वो लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी लिया है, 50 लाख उसकी कीमत है। वो 50 लाख की प्रॉपर्टी से उनको महीने का 15,000 रुपया इनकम आता है। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि उनको कितना यील्ड बनता है। सारा मैंने तो सामने रखा है लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना है। आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर अगर यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी का भी कैलकुलेशन करने को आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन कैसा करना है, उसको 15,000 रुपया महीने का रेंट आ रहा है, मतलब साल का उनका रेंट कितना बनेगा, लगभग 1,80,000 रुपया। क्या मैं सही हूं? जरा नोट कीजिए, 15,000 रुपया महीने का मतलब 1,80,000 रुपया साल का इनकम आ गया, साल का इनकम आ गया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख। प्रॉपर्टी का कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख का है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई बता पाएगा क्या आया फिगर? बहुत सिंपल एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल मैं रखा हूं ताकि सभी के आंसर जो है सेम आए। कितना आया आपका?
1,80,000 मतलब साल का जो यस 3.6, बलजिंदर सिंह जी बोल रहे हैं 3.6% का मेरा यील्ड निकला, मैंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया है उसके ऊपर। डोंट वरी, और मैं एक्सेल में आपको ये बताने वाला, सभी का 3.6 आया। फंटास्टिक कृष्णा जी, फंटास्टिक, फंटास्टिक संदीप जी, वेरी गुड, और सभी का 3.6। इसके अलावा किसी का कुछ आया है क्या? शायद फिर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ रहेगा, इसलिए मैंने इस फिक्स एक ही एग्जांपल पकड़ा है। आप आपके प्रॉपर्टी को हिसाब से अभी इसको चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना मैंने किया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, और उसके पीछे मुझे रेंट कितना आता है, तो मेरा यील्ड कितना बनता है। अभी ध्यानपूर्वक देखिए, 3.6 यील्ड अगर सभी का आया, फंटास्टिक सुनील जी, तो मुझे उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है 3.6% पर एनम का। मैंने अगर हाउसिंग लोन लेके रखा है, समझो 8% का भी है, तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी से मेरा इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, अलग बात है, वो भी हम कैलकुलेशन अभी करने वाले हैं। लेकिन मैं रीसेविंग कर रहा हूं -4.4% से। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर मनी मार्केट में, अगर मार्केट में अप्रिसिएशन नहीं है प्रॉपर्टी में, तो कितना बड़ा लॉस है जो अभी का सिचुएशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों के प्रॉपर्टी में तो रेंट पे भी नहीं जा रहा है। बॉम्बे में अगर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के प्रॉपर्टी जो है, लॉकडाउन में लोग छोड़ के गए तो रेंट में रेंट पे भी कोई ले नहीं रहा है। मेरा खुद के 2 प्रॉपर्टी जो थे, वो कम से कम, एक प्रॉपर्टी लगभग 3 से 4 महीना वेकेंट पड़ा था, और एक प्रॉपर्टी मेरा 2 महीने से वेकेंट पड़ा था। 2 महीने के बाद मुझे रेंटल मिला, रेंट वाला मिला। ये हालत सिचुएशन ये चल रहा है। राजेश जी एग्री कर रहा है, संदीप जी एग्री कर रहा है। दोस्तों अभी इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये कितने लोगों को समझ में आया कि हम कितने लोग यील्ड निकाल सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके रियल इन्वेस्टमेंट का, सब निकाल सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है कि आपको? अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि परचेस करेंगे तो क्या प्रॉफिट होता है, रेंट पे अगर रहेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, और आपको कौन सा डिसीजन लेने का है। ये यील्ड का कैलकुलेशन कितने लोगों के समझ में आ चुका है? जरा चैट कीजिए फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले कि हम कैसे निर्णय कर सकते हैं। बाला साहब जी क्लियर है, फंटास्टिक, कृष्णा जी क्लियर है, संदीप जी क्लियर है, बाकी सभी लोगों को भी क्लियर करना है। जो लोग चार्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज चार्ट कीजिए, मुझे समझ में आने दीजिए कि आप मेरे साथ में चल रहे हैं। राजेश जी वेरी गुड, हरिप्रसाद जी वेरी गुड, सतीश जी वेरी गुड, कृष्णा जी वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, ओके। तो दोस्तों, जो लोगों को ये कैलकुलेशन समझना है कि मैंने परचेस करना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा मैं वर्किंग आपके सामने रख रहा हूँ। एक्सेल का वर्किंग है, ये भी चीज मैं आपके लिए देने वाला हूँ, ये भी चीज मैं आपको देने वाला हूँ। किसी भी चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो फॉर्मूलेज है वो सारी चीज मैं दूंगा। यस, क्योंकि मैं दोस्तों आपको हैंडीकैप बनाना नहीं चाहता, ध्यान दीजिए। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपके सामने आए, इन्वेस्टमेंट की बातें करे, तो आपके पास उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, आपके पास वो सवाल होने चाहिए कि मैं उसको क्या पूछ सकता हूँ। फंटास्टिक, कैलकुलेशन हम देखेंगे अभी, परचेस करना चाहिए या रेंट के ऊपर। मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। आप उससे कंक्लूजन निकालेंगे। अभी ध्यानपूर्वक हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, हमने परचेस करना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। कैलकुलेशन भी आप ही करेंगे, मैं जस्ट आपको हेल्प करूंगा। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन सभी को दिख रहा है? जरा चैट कीजिए मुझे। सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं? यस यस, फंटास्टिक प्रीति जी, यस, स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से दिया है, पूरा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए बनाया। यहाँ पे आप आपका फिगर डाल सकते हैं, आपका कैलकुलेशन आपका बन के आ जाएगा। आपका फिगर आप यहाँ पे डालेंगे, आपका कैलकुलेशन बन के यहाँ पे आएगा। देखिए, यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूँ, परचेस करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, उस चीज की कीमत क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 लाख की प्रॉपर्टी है। आप सभी को मालूम है, अगर मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी लेता हूं तो मुझे 20% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है हाउसिंग लोन के लिए। 20% का मैंने डाउन पेमेंट कर लिया, मतलब 50 लाख का 20% का मतलब हो गया 10 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 40 लाख का मेरा बैंक का लोन बन जाएगा। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज क्या चल रहा है, आप सभी को मार्केट में चल रहा है, हम ध्यान पकड़ के चलते कि 7% से मुझे हाउसिंग लोन मिल गया। 7% से हाउसिंग लोन मिल गया। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? सब लोगों को दिख रहा है क्लियरली मैं क्या दिखाना चाहता हूं?
सभी को दिख रहा है क्या? कृष्णा जी नॉट क्लियर। प्रीति जी आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा उसको ऑल्ट बोल्ड किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है। कुसुम जी देख रहे हैं, फैंटास्टिक। दोस्तों देखिए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाला साहब जी देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे 7% से मैंने हाउसिंग लोन लिया। हाउसिंग लोन का ड्यूरेशन लगभग 20 साल का है, समझ के चलिए। अगर मैं 40 लाख का हाउसिंग लोन लेता हूं तो उसके लिए मेरा ईएमआई जो आएगा वो 31 लाख का ईएमआई आएगा। क्लियर नहीं है? अभी भी क्लियर नहीं है? जरा चेक कर लीजिए, जरा मुझे बताइए चैट में। अगर क्लियर है तो जो क्लियर है जिनको वो क्लियर बताइए, क्योंकि मैंने उसका फॉन्ट बढ़ा दिया है, थोड़ा सा जूम किया है। या कृष्णा जी फंटास्टिक। ब्लू है सर, ब्लू ब्लर है, ओके ओके। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, ओके। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू बाला साहब जी, थैंक यू हरिप्रसाद जी। यस तो दोस्तों जैसे मैंने देखा 40 लाख का मैं लोन अगर लेता हूँ, 50 लाख का प्रॉपर्टी है, 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से 10 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 40 लाख का मैं हाउसिंग लोन लूंगा, 7% से अगर मैं हाउसिंग लोन लेता हूँ, 20 साल का अगर टर्म लेता हूँ, तो मुझे ईएमआई लगभग 31,012 रुपीज का लगभग ईएमआई आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो यही पे कैलकुलेशन दिखाते थे, लेकिन मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं हाउसिंग लोन लूंगा तो मुझे टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा सर। हाँ, मैं समझ के चलता हूं, मैं कैलकुलेट करके चलेंगे कि आप जो है 20% के टैक्स ब्रैकेट में बैठ रहे हैं। हाँ, ज्यादा नीचे भी नहीं देखेंगे, ज्यादा ऊपर का भी नहीं देखेंगे, मिडल टैक्स ब्रैकेट हम देखेंगे। 20% के टैक्स ब्रैकेट में आप बैठ रहे हैं, या 30% के, हम समझ के चलते कि सभी का इनकम जो है वो टैक्स 30% के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से है। 30% के टैक्स ब्रैकेट में आप बैठते हैं, तो आप ध्यान देखिए, देखिए अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है 7% से, और आप अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में बैठते हैं, आप अगर उसका एटीसी के लिए अगर उसका बेनिफिट भी लेते हैं, इनकम टैक्स के लिए एग्जम्पशन भी अगर लेते हैं, तो भी आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पड़ेगा आपके हाउसिंग लोन के ऊपर, वो 4.9% पड़ेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जरा मेरे साथ चलिए, ताकि ये कैलकुलेशन आप खुद कर पाए, तभी आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं आप? बाला साहब जी क्लियर? और सभी को थोड़ा सा मेरे साथ। बलजिंदर जी नहीं बोल रहे। बलजिंदर जी मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत सारे लोगों को क्लियर है, बलजिंदर जी के लिए मैं फिर एक बार आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जिनको नहीं समझ में आया। दोस्तों जो प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूँ, घर रहना चाहता हूँ रहने के लिए, उसकी कीमत 50 लाख रुपया है। 50 लाख रुपया है। आपको मालूम है अगर 50 लाख का मैं प्रॉपर्टी लेता हूं, या कोई भी प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं लोन के लिए अगर जाता हूं, तो मुझे 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 50 लाख के प्रॉपर्टी के लिए अगर 20% का बात किया जाए तो 10 लाख रुपया मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख रुपए में डाउन पेमेंट करता हूं तो 40 लाख का मेरा लोन होगा, हाउसिंग लोन होगा। यस यस मोटा जी मैं बता रहा हूँ, सोनल जी 40 लाख का मेरा हाउसिंग लोन होगा। 40 लाख का अगर मेरा हाउसिंग लोन बन गया, अगर मैं हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कंजर्वेटिव भी समझता हूँ, 7% पकड़ के चलते, अच्छे बैंक में मुझे हाउसिंग लोन दिया, 7% का हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बना। लोन का ड्यूरेशन जो है 20 साल का बना, 20 साल का मैंने लिया, एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहा हूँ, आपके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो 40 लाख के ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल की अगर ईएमआई देखा जाए, तो लगभग ईएमआई आएगा 31,000 रुपीज, 12 रुपीज। आप अगर इनकम टैक्स के ब्रैकेट के हिसाब से, अगर हम 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में अगर जाते हैं, अज्यूम करते हैं हम 30% के, सब लोग 30% में है, तो टैक्स एग्जम्पशन भी तो आपको मिलेगा, एग्जम्पशन भी तो आपको मिलेगा। अगर आपको एग्जम्पशन मिल गया, तो आपका जो 31,000 का ईएमआई है, जो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 4.9% का, क्योंकि आपने उसके ऊपर एटीसी का एग्जम्पशन भी लिया है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी लिया है। मतलब अगर 4.9% के हिसाब से अगर देखा जाए, जो आपको 31,000 का ईएमआई आपको भरना पड़ता था, लेकिन इनकम टैक्स एग्जम्पशन लेने के बाद आपको इफेक्टिव ईएमआई जो आएगा वो 26,000 का आएगा। क्या क्लियर है? यस सलीम जी और बलजिंदर जी, ओके ओके। सोनल जी क्या क्लियर है मैं जो बता रहा हूं? ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बलजिंदर जी, संदीप जी वेरी गुड, सोनल जी आपका मैं वेट कर रहा हूँ, राजेश जी फंटास्टिक। या आप आपका कर सकते हैं, जो फिगर आपको चेंज करनी है, समवॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी नहीं समझा फिर एक बार हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। अभी हम देखिए, जैसे हमने देखा है कि 26,000 इफेक्टिव ईएमआई है,
अभी हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए अगर 50 लाख का मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ तो उसका मेंटेनेंस खर्चा भी तो आएगा। यस, इफेक्टिव क्लियर है आपको, उसका मेंटेनेंस खर्चा भी आएगा, मैं घर रहने के लिए ले रहा हूँ तो आप समझ के चलिए कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 0.40% पर 100 रुपीज है, 40 पैसा पर 100 रुपीज है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 5% से उसका इंक्रीज होता है, ऐसा हम अजम करके चलते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस आपको मालूम होगा कि कॉम्प्लेक्स में बढ़ते जाता है रेगुलरली जैसे महंगाई बढ़ता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए 0.40 पैसा मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखा जाए तो आपका मंथली मेंटेनेंस उस प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा लगभग 166 रुपीज, सॉरी 1667 रुपीज। टोटल पीरियड का अगर मेंटेनेंस कॉस्ट देखा जाए तो 685 आएगा। आप इसमें सिर्फ आपके जो परसेंटेज वो चेंज करने हैं, आपके यहाँ पे अगर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा डालिए, कम है तो कम डालिए, उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए। पूरे पीरियड में लगभग 6,85,000 रुपीज आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा। नेट इंटरेस्ट पेड हमने कितना किया पूरे पीरियड में, अगर हमने 4.9 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, 26,000 के ईएमआई के हिसाब से अगर देखा जाए, हमें पे तो 31,000 ही करना है, लेकिन हमें एग्जम्पशन मिलेगा, उस हिसाब से आपने 22 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट पे किया। ध्यान देके देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्रीन इज ब्लर, क्या स्क्रीन क्यों ब्लर हुआ अभी बाबा, एक मिनट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्क्रीन ब्लर क्यों होता है स्क्रीन, चलो मैं फिर एक बार कैंसिल करके फिर एक बार शेयर करता हूँ। क्या अभी स्क्रीन क्लियर है, क्या स्क्रीन अभी क्लियर है? यस, तो पूरे पीरियड में 22 लाख का, थैंक यू सलीम जी, 22 लाख का मेरा मेंटा इंटरेस्ट गया। उसके बाद में हमने देखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, टैक्सेस भी भरना होता है, बाकी सारे छोटे छोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, 5 लाख रुपया वो खर्चा गया। पूरे 20 साल का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका प्रॉपर्टी आपको कितने में पड़ा, लगभग 84,67,000 में आपको ये प्रॉपर्टी पड़ा। यहां तक क्लियर है सबको? यस। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि ये प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन तो होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सर कीमत भी तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि उतने ही प्रॉपर्टी बनते रहेगा। यस, इसका अप्रिसिएशन हम देख के चलते कि 5% से सिर्फ अप्रिसिएशन होगा। आपको लगता है कि आपका प्रॉपर्टी 10% से बढ़ रहा है, लेकिन 10% से बहुत कम प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। 5% का भी अगर आप पकड़ के चले, आप 10% से भी डाल के देख सकते हैं आपके हिसाब से। मैं जस्ट आपको एक टूल दे रहा हूं, आप आपके हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं, आपके एरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। 5% से भी बढ़ा तो उस प्रॉपर्टी का बन जाएगा लगभग, जो मैंने 84 लाख में लिया है उसका कीमत बन जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू बन जाएगा, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू बन जाएगा 1,32,66,000। क्या क्लियर है आपको यहां तक? यस। अगर इसका परचेस करने का भी थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरी स्क्रीन आपको देख सके, तो आपको यहाँ पे देखा होगा, आपने दिखाई दे रहा है कि नेट बेनिफिट ऑफ बाइंग, मतलब मेरा बढ़ा कितना और यहाँ पे मुझे खर्चा कितना लगा, उसका कैलकुलेशन अगर आपने ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखा, जस्ट मिनट मेरा, हाँ, 1,32,00,000 रुपीज उसका वैल्यू हो गया और मेरा खर्चा हो गया 84 लाख रुपीज, मतलब इतना मेरा कॉस्ट पड़ा। उसके बीच का बात अगर देखा तो मेरे को प्रॉफिट जो हुआ, नेट बेनिफिट मुझे जो हुआ वो 47,98,000 का हुआ। क्या सही है? सभी को क्लियर है? इस चीज को क्लियरिटी है? जरा चैट में डालेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैंने फंटास्टिक, कृष्णा जी वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, सलीम जी आपको भी क्लियर है? हमने नेट बेनिफिट लिया, 47 लाख हमारा फायदा हो गया बाइंग से। अभी हम देखने वाले, अगर वही प्रॉपर्टी मैं रेंट पे लेता हूं,